गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ अमी अंतर्ध्वनि से और आज मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ पार्ट 1 ऑफ द सेशन जो हमारा है असेसमेंट टूल्स टू मेजर एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर भौमिक मेघनाथानी जो एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट है सिम्स हॉस्पिटल में और अंतर्ध्वनि की पैनल में भी है, और डॉक्टर अनु डाबे वो भी कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल उदयपुर में। वो लोग आज हमको बाजडाई और एसडास करके जो असेसमेंट टूल्स है उसके बारे में इन डिटेल गाइडेंस देंगे। वी वेलकम यू डॉक्टर भौमिक। सबसे पहले तो मैं अंतर्ध्वनि के थैंक यू कहूँगा कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी गई है आज इस टॉपिक के बारे में थोड़ा विस्तृत में बात करने के लिए। कुछ टाइम पहले ही हमारा सेशन हुआ था, मेरा और डॉक्टर अनु डाबर हम दोनों ने वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के दिन जो आउटकम मेजर्स के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था। आज अंतर्ध्वनि की ओर से ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। आज का जो सेशन है वो है कि असेसमेंट टूल्स टू मेजर डिजीज एक्टिविटी इन स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, यानी कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और नॉन रेडियोग्राफिक या रेडियोग्राफिक स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की जो बीमारी से पीड़ित मरीज है उसकी बीमारी की जो डिजीज एक्टिविटी वो रूमेटोलॉजिस्ट किस तरह से एसेस करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, जिससे उनको पता चले कि मरीज की बीमारी कितनी एक्टिव है। आज के फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ दो पार्ट कवर करने वाले हैं। एक है जो बाजडाई करके एक टूल होता है और दूसरा है एसडास करके। जो बाजडाई वाला टूल है वो मैं कवर करने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में एसडास के बारे में डॉक्टर अनु डाबर जो है वो कवर करेंगे। शुरुआत में देयर इज नो डिस्क्लोजर्स। आज के प्रेजेंटेशन के लिए हमने जो ऐसा सोसाइटी है जो असेसमेंट ऑफ स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी, उसकी कई सारी जो स्लाइड लाइब्रेरी से हमने स्लाइड्स यूज की है सो दैट कि हम थोड़ा डिटेल में आपको समझा पाए कि ये बाजडाई और एसडास क्या होता है। सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज एक्टिविटी और दूसरा होता है डिजीज डैमेज। जो एक्टिविटी होती है जिससे जैसे मरीज को बीमारी शुरू होती है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, शुरुआत में जो बैक पेन होता है और अगर कोई पेरिफेरल आर्थराइटिस यानी कि दूसरे पेरिफेरल जोड़ यानी कि अगर घुटना है, एंकल है या रिस्ट जॉइंट है, एल्बो है, वो सब में जब भी शुरुआती दौर में जब भी दर्द सूजन होता है उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो ट्रीट ना किया जाए या ट्रीट किया जाए पर बीमारी तेज हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो जॉइंट है वो घिस जाता है, उससे कहते हैं डैमेज। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डैमेज के बारे में नहीं। जॉइंट पेन दोनों से हो सकता है, एक्टिविटी से भी हो सकता है, डैमेज से भी हो सकता है। सब मरीजों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि उनको जो पेन सफर कर रहे हैं वो एक्टिविटी की वजह से है। जैसे कि ये एक्सरे में आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में जो आपका पिक्चर है उसमें जो नॉर्मल जॉइंट स्पेस है और दूसरे ही उसके बगल में एक्सरे है उसमें जॉइंट स्पेस पूरा ही खत्म हो गया है, और जो हिप जॉइंट और जो उसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ पे होता है वो पूरा गैप खत्म हो गया है और हिप जॉइंट डैमेज हो गया है। उसके बदले में अगर वहां पे सूजन हो, जैसे कि राइट साइड में जो फिगर में दिखाया गया है वहां पे पानी इकट्ठा हो जाए, जॉइंट स्पेस नॉर्मल हो और हिप में दर्द हो तो उसे जॉइंट एक्टिविटी कही जाएगी। जैसे आप नीचे का जो पिक्चर है 3 स्लाइड्स में जो एमआरआई दिखाया गया है कि जो बोन मैरो इडीमा कहते हैं, ऑस्टियाइटिस जो एमआरआई में दिखता है शुरुआती स्टेज में, वो वाली जो चीज होती है वो एक्टिविटी होती है। पर अगर एक्सरे में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो हिप जॉइंट में या फिर उसके वजह से हिप और उसका जो नेक ऑफ फीमर है वो डैमेज हो गया हो तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है। और वो दो चीज़ अलग अलग है, एक होता है एक्टिविटी, दूसरा होता है डैमेज। हर मरीज को ये बहुत ही क्लियर रखना है कि उसकी बीमारी के दो पहलू हो सकते हैं और एक्टिविटी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम ये डिस्कस कर ले कि आउटकम मेजर होता क्या है। कोई भी बीमारी जो होती है उसे हम एज डॉक्टर्स कुछ ना कुछ तरीके से उसे मेजर करने की
कोशिश करते हैं जिससे हमें पता चले कि ये बीमारी, जब भी मरीज पहली दफ़ा हमें दिखाने आ रहा है, पहली बार उसकी बीमारी का स्टेटस क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही हम दवाई देंगे उसकी में इम्प्रूवमेंट आएगी या डिसीज की बीमारी सेम रहेगी या वो वर्सन होगा, डिपेंडिंग ऑन की मरीज की बीमारी कितनी एक्टिव है, उसको भी मेजर करेंगे। तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए कोई आउटकम मेजर चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये कह पाए कि मरीज की बीमारी कम हुई है, सेम रही है या बढ़ी है। तो इस टाइप के आउटकम मेजर्स होते हैं जो करंट स्टेटस में मरीज का करंट स्टेटस होता है वो बताते हैं, और डिपेंडिंग ऑन करंट स्टेटस उस टाइम पे उसकी जो डिजीज एक्टिविटी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, वेरी हाई डिजीज एक्टिविटी है या फिर एकदम शांत है यानी कि रेमिशन में है, वो हमें पता चलती है। और ये हमेशा रिकॉर्ड करके हमें आइडिया देती रहती है कि मरीज की बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है। सो बेसिकली इसको अगर समझना है तो सिंपल भाषा में अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो कॉमन बीमारी जैसे कि डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, थायराइड की बीमारी होती है जिसके बारे में आप सब ने सुना होगा। तो जैसे डायबिटीज होता है तो डायबिटीज के मरीज को पता होता है कि मेरी बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है, कंट्रोल में है। उसको कैसे पता चलता है? वो ब्लड टेस्ट देखते हैं कि उनका फास्टिंग शुगर लेवल कितना है, खाने के 2 घंटे बाद जो पीपीबीएस टेस्ट होता है वो कैसा है, और जो 3 महीने का एवरेज दिखता है HbA1c टाइप का, वो उस टाइप का ब्लड टेस्ट के बेसिस पे से मरीज को पता चलता है कि मेरी बीमारी जो पहले अगर उसके शुरुआत में 200-250 बीमारी शुगर की रही हो और दवाई के साथ उसका कंट्रोल में 140-130 ऐसा शुगर रह रहा हो, तो मरीज को पता चलता है कि इट इज अंडर कंट्रोल। उसी की तरह से अगर 250 बेसलाइन था शुगर और वो बढ़ के 350-400 हो गया तो हमें पता रहता है कि डायबिटीज अनकंट्रोल हो गया। सिमिलरली जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं एज ए हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं, आपका 140-80 होता है, कभी 160-90 हो गया, या कभी कभी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आप 200/110 बीपी लेके जाएंगे। तो कैटेगरीज होती है जिसके बेसिस पे से आपको पता चलता है, एज ए मरीज भी आपको पता रहता है कि बीमारी का स्टेज कैसा है। वही चीज थायराइड के लेवल में TSH लेवल, फ्री T4 लेवल से आपको पता चलती है। सेम कंसेप्ट इसमें ये बीमारी में भी लागू होता है कि कुछ आउटकम मेजर्स होते हैं जिसके बेसिस पे से हमें पता चलता है कि एज ए रोमेटोलॉजिस्ट की आपकी जो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बीमारी है वो कैसे है, आगे बढ़ रही है, कंट्रोल में है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। आइडियल आउटकम मेजर कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम क्वांटिफाई कर पाए, यानी कि एक नंबर दे पाए। जो हम नापना चाहते हैं उसको एग्जैक्टली वो नाप के बताए, यानी कि वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट हो और बार बार नापने पे वो सेम टाइप का रिजल्ट दे पाए। यानी कि एवरेज अगर हम 3 बार ले तो वो एवरेज में भी आपको सिमिलर आउटकम दे पाए। और वो अगर कुछ चेंजेस होता है, मरीज की बीमारी सेटल होती है तो वो कम होना चाहिए, या फिर बढ़ती है तो बढ़ना चाहिए, यानी सेंसिटिव टू चेंज होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक आइडियल आउटकम मेजर ऐसा होना चाहिए। और ये डिफरेंसेस क्या है कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी। सो सिंपल अगर एग्जांपल में बताओ तो जैसे वेइंग स्केल होता है जो पहले के ज़माने में, अभी तो डिजिटल स्केल आ गए हैं, पहले के ज़माने में हमारा जो वेइंग स्केल होता था वो 0 से 120 टाइप का होता था, उसमें हम खड़े रहते थे और वो वे करता था। अगर उसमें पहले से ही अगर एरर हो कि बेसलाइन 2-3 किलो वो एरर हो और फिर आप उसके ऊपर खड़े रहोगे तो हमेशा वो 3 किलो ज़्यादा बताएगा। तो वो मशीन सही है पर रीडिंग हमेशा गलत बताएगा। वैसी ही चीज है कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी में ये है कि प्रिसीशन यानी कि बार बार आप वो टेस्ट लो तो आपको सिमिलर रीडिंग उसके सराउंडिंग आपको मिलेगी। पर वो जानना जरूरी है कि वो जो टेस्ट आप ले रहे हो, पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम या बाजदाई स्कोर ले रहा है, तो मरीज अगर वो अच्छे से समझ रहा है, सही से कर रहा है, तो ही उसका मतलब है। अगर वो गलत समझ के वो कर रहा है तो हर बार वो रीडिंग करेगा तो वो हर बार रीडिंग नजदीक नजदीक आएगी पर वो गलत रीडिंग आएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी यानी कि रिलायबल और वैलिड टेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं जो सबसे फर्स्ट आउटकम मेजर जो इसमें पाया गया है वो बाजदाई है। बाजदाई एक टाइप का PRO है। PRO का मतलब होता है पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम। पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम का मतलब ये है कि इसमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, ये मरीज खुद अपने हिसाब से वो पढ़ के स्कोरिंग दे सकता है और उसके बेसिस पे से हमें पता चलेगा कि बीमारी की एक्टिविटी कैसी है। तो क्या है ये बाजदाई? बेसिकली बाजदाई जो है वो बात करके एक जगह है इंग्लैंड में जिसे बात के वहां पे वो ये स्कोर डिवाइस हुआ था, इसलिए इसको
बात एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज एक्टिविटी इंडेक्स कहा जाता है। अब ये स्कोर जो है उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 6 क्वेश्चंस जो है वो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो पेशेंट को स्कोर करने हैं। सबसे पहला जो स्कोर इसमें करना है क्वेश्चन वो है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ओवरऑल लेवल ऑफ फटीग और टायर्डनेस यू हैव एक्सपीरियंस। तो ये जो सारे प्रश्न है ये पिछले 7 दिन यानी कि एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज आपको स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि अभी आपका कल या 2 दिन से आपने ये आपका थकान या फटीग बढ़ गया है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपके 2 दिन में ये थकान कितना बढ़ा है आपको ये स्कोर करना है। आपको ये इन जनरल ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते के बारे में आपको पूरा सोच के कि 24 घंटे पिछले 7 दिन में इन जनरल ऑन एन एवरेज ये आपकी थकान कितनी रही है। ठीक है, सो पहला प्रश्न है आपके थकान के बारे में कि फटीग और टायर्डनेस जो होता है वो एज ए पेशेंट आप पिछले एक हफ्ते में 24 घंटे में 24/7 आपका कैसा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ओवरऑल लेवल ऑफ एएस यानी कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से बैक पेन, नेक पेन या हिप पेन। सो बेसिकली आपका एक्शियल सिम्टम्स, एज ए रूमेटोलॉजिस्ट हम आपकी बीमारी को एक्शियल और पेरिफेरल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्शियल यानी कि आपका नेक, आपका बैक, और हिप यानी कि लो बैक पेन, कमर दर्द वाला, कमर कुले का दर्द, नेक में गर्दन का दर्द, या बैक पेन, आइदर अपर बैक पेन, मिड बैक पेन या लो बैक पेन। ये पूरा जो है वो एक्शियल सिम्टम्स कहा जाता है एक्शियल स्पाइन का हिसाब से। तो उसमें जो आपका दर्द का लेवल है वो आपको रेट करना है। थर्ड क्वेश्चन होता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ओवरऑल लेवल ऑफ पेन और स्वेलिंग इन जॉइंट्स अदर देन दिस, यानी कि एक्शियल के अलावा वाले जॉइंट्स यानी कि पेरिफेरल जॉइंट्स। मान लो कि आपका रिस्ट में दर्द है, एल्बो में दर्द है, या स्मॉल जॉइंट्स जो है हाथ के उसमें दर्द है, घुटने में दर्द है, एंकल में दर्द है, तो वो सब आपके पेरिफेरल जॉइंट्स हो जाते हैं। तो वो पेरिफेरल जॉइंट्स या रूट जॉइंट्स जो है उसमें आपका कितना दर्द या सूजन है वो आपका तीसरा क्वेश्चन रहता है। चौथा क्वेश्चन होता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट यू वुड हैव फ्रॉम एन एरिया टेंडर टू टच और प्रेशर। ये एंथोसाइटिस के बारे में है। एंथोसाइटिस यानी कि कोई भी स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस मरीज के बीमारी में कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो उनकी एडी होती है उसके पास जो टेंडो एक्यूलिस एरिया है जहाँ पे मसल और हड्डी के अंदर जो जहाँ पे जुड़ती है उस जगह को एंथोसियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और उस जगह में जब भी सूजन आ जाती है तो उसे एंथोसाइटिस कहा जाता है। सिमिलरली ये चीज आपको यहाँ पे टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो इस तरह से कई बार मरीज में देखी जाती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं जिसे एंथीसिस पॉइंट्स कहते हैं, ये सारे जगह पे जब भी दर्द हो, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, टीबियल ट्यूबियोसिटी, या फिर जो टेंडो एक्यूलिस रीजन है, ऐसे कई सारे एंथेसियल पॉइंट्स होते हैं। वहां पे अगर आपको छूने से दर्द होता है या दर्द महसूस होता है तो उसका ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डेज आपको कितना डिस्कम्फर्ट रहा है वो आपका चौथा क्वेश्चन होता है। पांचवा और छठा क्वेश्चन, आप जब भी मरीज इस टाइप की बीमारी से पीड़ित होता है तो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है। दोनों क्वेश्चन उसी के ऊपर है। जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ओवरऑल लेवल ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस यू वुड हैव फ्रॉम द टाइम यू वोक अप, यानी कि आप सुबह जब भी उठे तब से लेके आपको जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है वो स्टिफनेस की मात्रा जो है आपको वो आपको स्कोर करना है। और छठा प्रश्न है कि हाउ लॉन्ग डज द मॉर्निंग स्टिफनेस लास्ट फ्रॉम द टाइम यू वेक अप, यानी कि सुबह उठे मॉर्निंग स्टिफनेस है और वो कितनी देर रहती है। आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितनी देर तक आपको वो मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। तो पांचवा प्रश्न है कि मॉर्निंग स्टिफनेस की इंटेंसिटी, मात्रा कितनी है, और छठा प्रश्न है कि कितनी देर तक वो आपको परेशान करती है। वो आपका टोटल ये जो 6 प्रश्न है वो बनता है आपका बासडाई इंडेक्स स्कोर। अब ये स्कोरिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। ये एक जो स्लाइड है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन है कि 0 to 10 सेंटीमीटर या 0 to 100 सेंटीमीटर की एक स्केल बना लो जैसे ए में दिखाया है, यानी कि 0 यानी कि नो पेन, और जो एक्सट्रीम राइट में है यानी कि वर्स्ट पॉसिबल पेन। आप जैसे फ्रैक्चर हो गया हो, बिस्तर से खड़े नहीं हो पा रहे हो, उस टाइप का पेन जो होता है वो वर्स्ट पॉसिबल पेन होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये करना है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है कि अगर आपको ये लेफ्ट साइड में नो पेन है, राइट साइड में वर्स्ट पॉसिबल पेन है,
तो हर एक प्रश्न जो है 1 टू लेके 6 क्वेश्चन तक, उसमें आपको ये स्केल में लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन को फिर मेजर किया जाएगा। सपोज कि आपने कहीं पे लाइन ड्रॉ किया और मेजर किया कि 6.5 सेंटीमीटर आ रहा है आउट ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो वो स्कोरिंग हो जाएगा वो क्वेश्चन के लिए 6.5। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपने कहीं और किया और वो स्कोरिंग मेजर करने पे 8 सेंटीमीटर हो रहा है, तो वो सेकंड का स्कोरिंग हो जाएगा 8। उस तरह से ये फर्स्ट वे है कि कई जो बाजडाई स्कोरिंग इंडेक्सेस है उसमें इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यानी कि एनआरएस स्केल, जो बी में आप देख पा रहे हैं कि जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर दिया गया है। अब इसमें मरीज को जो ये 6 क्वेश्चन है उसमें उसको इस पे नंबर सर्कल करना है या टिक करना है। तो मरीज को इसमें कैटेगरिकली बताना पड़ेगा कि ये प्रश्न 1 है, उसमें मुझे थकान जो है उसको मैं नंबर दूंगा 6। सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं नंबर दूंगा 7। थर्ड प्रश्न को मैं नंबर दूंगा 2। फोर्थ प्रश्न को मैं नंबर दूंगा 10। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक नंबर जो रहेगा उसको उसको टिक करना है या सर्कल करना है। थर्ड तरीका होता है ये जो स्माइलीज दिखाई गई है कि फर्स्ट स्माइली आपको कोई दर्द नहीं है, आप खुश है, और लेवल ऑफ पेन ऑफ इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो पा रहे हैं। और चौथा तरीका होता है कि नन, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर में हम कैटेगराइज कर दे कि आपकी ये जो प्रश्न 1 है वो माइल्ड थकान है या मॉडरेट थकान है या सीवियर थकान है या बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। पर ये जो चारों स्केल है उसमें से जो ऐसा सोसाइटी है जो असेसमेंट ऑफ स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी, वो रेकमेंड करती है कि आप एनआरएस स्केल इस्तेमाल करें, यानी कि जो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है वो इस्तेमाल करें। सो कमिंग बैक टू दैट, तो अगर ये प्रश्न जो है ये अगर आप देख पाए कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है वो 0 to 10 में इसमें कैटेगराइज किया है, और इसमें 0 यानी कि नन, 10 यानी कि वेरी सीवियर। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख पाएंगे कि हाउ लॉन्ग डज योर मॉर्निंग स्टिफनेस लास्ट, वो ड्यूरेशन जो है 0 आवर यानी कि आपको बिल्कुल मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं है तो 0 होगा। 1 आवर यानी 1 घंटा मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है तो आपका स्कोर हो जाएगा 5। 2 घंटा या उससे ज्यादा है तो आपका स्कोर हो जाएगा 10। तो उसी तरह से आपका डिवाइड हो जाएगा कि आपको आधा घंटा है तो 2.5 टाइप का स्कोर हो जाएगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ उसके बीच में आप डिसाइड कर सकते हैं। सो बाजडाई ये वैल्यू अल्टीमेटली कैलकुलेट कैसे होगी, जैसे आपने तो सारे टिक कर दिए, 1 में 6, 1 में 5, ये सब करके अल्टीमेटली ये कैलकुलेट ऐसे होगा कि पहले 1, 2, 3, 4 को ऐड किया जाएगा और 5 और 6 को अलग से ऐड किया जाएगा। अब 5 और 6 क्वेश्चन का जो ऐड करके उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी एवरेज ली जाएगी। सो बाकी के जो पहले 4 प्रश्न है और एवरेज ऑफ 5 और 6 का जो क्वेश्चन का हमें है वो ऐड किया जाएगा और उस जो स्कोर है उसको 5 से डिवाइड किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे से एक वैल्यू मिलेगी जो आपको 0 से 10 के बीच में रहेगी। इन जनरल ऐसा माना जाता है कि 4 या उससे ज्यादा जब भी वैल्यू होती है तो वो स्कोर एक्टिव यानी कि बाजडाई जो है आपका एक्टिव है, और अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कम होता जाता है तो वो कम, मतलब वो स्कोर इनएक्टिव या कम की तरफ आपका जा रहा है। अब रिसेंटली ये ऐसा सोसाइटी की एक एप्लीकेशन है जो आप आपके मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल सा एप्लीकेशन है, पहले ये सिर्फ इंग्लिश में था। जनवरी में ऐसा सोसाइटी, आई एम ए मेंबर ऑफ एसास, तो जो प्रोफेसर डेनिस पडुन भी है जर्मनी के, जो इसमें ये डील करते हैं कि एसास एप्लीकेशन कैसे अपग्रेड किया जाए, उन्होंने मुझे मेल किया था कि क्यों ना हम इस एसास के जो स्कोर्स है, बाजडाई और एसडास का स्कोर्स है, उसे हम हिंदी में ट्रांसलेट कर पाए। सो वो कार्य हमने कर लिया है और अप्रैल एंड के दौरान से ये एप्लीकेशन अपडेट हो गया है। तो अगर आपको आपका खुद का बाजडा या एसडा स्कोर कैलकुलेट करना है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो भी मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है उसमें डाउनलोड जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये इसका जो सिंबल है वो आप देख के डाउनलोड करिएगा कि ऐसा इसका असेसमेंट ऑफ स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस इंटरनेशनल सोसाइटी। तो उसमें आप अगर अपने फ़ोन के अंदर जो सेटिंग में जाके रीजनल लैंग्वेजेस में अगर आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो जो पहले 2 ऑप्शंस है उसमें आपको इस तरह से बाजडाई और एसडास का कैलकुलेटर हिंदी में दिखाई देगा, और उसमें अगर आपको बाजडाई कैलकुलेट करना है तो वो उसमें आप क्लिक करेंगे तो फिर एक एक करके आपको उसमें प्रश्न दिखाई देना शुरू होंगे जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए हैं। तो वो सारे प्रश्न को आप हिंदी में पढ़ पाएंगे
और उसको आपको एक नंबर देना रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि कुल आपको जो पीठ कमर में दर्द है, जो एक्शियल सिम्टम है पेन का, वो आप इसको कितना स्कोर करोगे। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल इसमें हमने 2 स्कोर किया कि पिछले 7 दिनों के अंदर इन जनरल मरीज को उसको 0 यानी कि जरा सा भी नहीं, 10 यानी कि इतना सिवियर कि वो बिस्तर में से उठ ही नहीं पा रहा, उतना सिवियर पेन, सातों दिन 24 घंटे, तो वो 10 होगा। तो इन जनरल वो उन्होंने पेशेंट ने मरीज ने सोचा कि मेरा पेन 2 है, तो उसमें 2 टाइप करेंगे और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो उस तरह से 1 2 3 4 सबका एडिशन होगा, तो छठे प्रश्न को जैसे हम 6 स्कोर देते हैं, तो उस तरह से अगर आप देख पाएंगे कि फर्स्ट स्कोर जो है थकान के बारे में, उसमें हमने नंबर 1 डाला, सेकंड में जो है कमर दर्द के बारे में नंबर 2, पेरिफेरल आर्थराइटिस में नंबर 3 डाला, एंथेसाइटिस यानी मांसपेशियों में दर्द में नंबर 4। उस तरह से अगर हम स्कोर करते हैं तो बासडाई का स्कोर जो है 3.1 बनता है। अब ये मोबाइल के एप्लीकेशन में एक और फायदा है कि इसके अंदर ये स्कोर कैलकुलेट होने के बाद नीचे 2 ऑप्शन आते हैं, नई गणना यानी कि अगेन आपको कैलकुलेट करना है, आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरा स्कोर ये 2 नहीं है, मेरा वहाँ पे 6 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, तो आप इसको वापस रिफिल कर सकते हैं और पूरा स्कोर वापस से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार आपको लगता है कि नहीं ये बस ये मेरे स्कोर है और मुझे ये फाइनल स्कोर है और ये मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे डॉक्टर को, या फिर मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे फ्रेंड को या मेरे रिलेटिव को या किसी और को, या ईमेल करना चाहते हैं, तो वो परिणाम भेजे पे क्लिक करने से आप वो स्कोर आइदर अपने आप को ईमेल कर पाएंगे या किसी और को ईमेल कर पाएंगे या फिर व्हाट्सएप से किसी से शेयर कर पाएंगे। सो ये जो है पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम है, यानी कि ये स्कोर आइडियली मरीज डॉक्टर के हेल्प के बिगर अपने आप ही स्कोर जनरेट करके अपने डॉक्टर के विजिट से पहले भर के उनको व्हाट्सएप भी कर सकता है। सो ये आप सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया 4 या उससे ज्यादा स्कोर को एक्टिव डिजीज यानी कि मरीज की जो बीमारी है वो एक्टिव है ये दर्शाता है। अब बासजाई के फायदे क्या है कि ये एक सिंपल टूल है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मरीज को ये समझना है कि कैसे रेटिंग करना है। कई बार इंडिया में ये पॉसिबल नहीं होता कि मरीज को समझ में आए कि 0 to 10 स्कोरिंग में कैसे समझना है, तो वो फर्स्ट टाइम मरीज को ये समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए एज ए रोमेटोलॉजिस्ट कई बार अगर मरीज को समझ में नहीं आता तो हम पूछते हैं रुपए में कितना पैसा आपको ये बीमारी से आप परेशान है, तो उसमें वो बताते हैं कि मुझे 50 पैसा जितना दर्द है या फिर 75 पैसा जितना दर्द है, तो ऑन एन एवरेज हम ले पाते हैं। पर अगर वो स्कोर डेफिनेट स्कोर दे पाए 0 से लेके 10 तक में, तो ये बहुत हेल्प करेगा कि हम करेक्टली ये बासडाई स्कोर कैलकुलेट कर पाए। और ये स्कोर बार बार जैसे ये मरीज लेगा तो उनको उसकी रिलायबिलिटी जो है और ज़्यादा इम्प्रूव होती रहेगी। और ये देखा गया है कि जैसे अगर एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करे, दवाई ले, फिर ये स्कोर कैलकुलेट करे, पेशेंट को लग रहा है मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, तो वो स्कोर भी वही चीज़ दर्शाता है, यानी कि वो रिस्पॉन्स टू चेंज भी बासडाई स्कोर में है, इसलिए ये वैलिड और अप्रूव्ड स्कोर है टू असेस डिजीज एक्टिविटी ऑफ स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। ये पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम है, यानी कि मरीज खुद करता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को दूसरे और कारण से एंजाइटी, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, टेंशन, उसके वजह से वो जब ये स्कोर लेने बैठता है टेंशन में होते हैं और फिर वो नंबर सोचते हैं नहीं नहीं मेरे 2 दिन से मेरी बीमारी बड़ी है तो मैं इसको 10 में से सब में 10 10 दे दूंगा। जबकि पिछले 7 दिन में वो पहले 5 दिन एकदम बढ़िया थे, पर पिछले 1 या 1.5 दिन या 2 दिन से उनकी बीमारी थोड़ी ज्यादा थी, तो उन्होंने वो सबको 10 कर दिया। तो वो उसका लिमिटेशन हो जाएगा कि स्कोर गलत आएगा, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि पिछले 7 दिन में इन जनरल आपको एवरेज करके इसका स्कोरिंग करना है। दूसरा है कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, ईएसआर, सीआरपी, अगर कई मरीज का बेसलाइन में एक्टिव होता है तो वो एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है फॉलो अप करने के लिए, और वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जो एसडा स्कोर है उसमें इंक्लूडेड है, तो वो उसका एक लिमिटेशन है। अब ऐसा सोसाइटी ने इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में रिसर्च किया और बताया कि एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमल क्लिनिकल इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर मरीज का स्कोर है 6.1, जब भी बेसलाइन में बीमारी शुरू हुई और तभी फर्स्ट टाइम रोमेटोलॉजिस्ट से मिले और उसका स्कोर हुआ 6.1,
और अगर सेकंड विजिट में वो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका स्कोर हो जाता है 5, यानी कि 1.1 स्कोर कम हो गया, इम्प्रूव हुआ, तो उसे मिनिमल क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट माना जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो कि पेशेंट का बासडाई स्कोर था 8 और अगर वो 4 हो गया नेक्स्ट विजिट में, तो फिर वो बासडाई 50 रिस्पॉन्स माना जाएगा। तो उस तरह से आपके जो रोमेटोलॉजिस्ट है वो आपका ये स्कोर कैलकुलेट करके इसके बारे में आपका जो रिस्पॉन्सेस है वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक और स्टडी हुई थी जिसमें ये टीएनएफ इनिबिटर्स, जो आपने सुना होगा कि कुछ दवाइयाँ होती है, इन्फ्लिक्सिमैब, अडालीमुमैब, गोलीमुमैब, एटरनासेप्ट, इस टाइप की सारी जो दवाई है ये टीएनएफ इनिबिटर्स या एंटी टीएनएफ थेरेपी कही जाती है। सो एक थेरेपी में ये जो स्टडी किया गया था, तो ये देखा गया कि बासडाई 50 रिस्पॉन्स, बासडाई 50 नॉन रिस्पॉन्डर और पार्शियल रेमिशन वाले मरीज जो होते हैं, उसके अंदर हम ये स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं और लॉन्ग टर्म ये बीमारी कंट्रोल करने में कैसे फायदेमंद है। अगर वो रेगुलर दवाई ले, शुरुआत में दवाई ले, तो वो 50% रिस्पॉन्ड, यानी कि उसकी बीमारी 50% कम हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 12 हफ्ते के अंदर कितना ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो बासडाई 50 रिस्पॉन्स, पार्शियल रिस्पॉन्स, इसके अंदर हम मेजर कर पाते हैं। तो उस तरह से आपकी बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है उसको असेस करने के लिए भी ये स्कोर्स जो है वो काफी वाइटल रहते हैं। और इसीलिए एक ओमेरेक्ट करके आउटकम मेजर्स की एक सोसाइटी है जिसके अंदर कोर डोमेन्स होते हैं, कोर डोमेन्स के ओनियंस होते हैं। उसके अंदर जो भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, यानी कि दुनिया भर में जितने भी स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ आउटकम मेजर्स हमेशा उनको कोई भी ट्रायल में लेने ही पड़ते हैं। वैसे ट्रायल्स के लिए ये कहा जाता है कि आइदर आप कुछ ना कुछ बासडाई इस्तेमाल करो या एसडास टाइप का स्कोर इस्तेमाल करो, ताकि दुनिया भर में अगर ये स्टडी हुई है साउथ अमेरिका में, पर अगर हमें उसको समझना है इंडिया में बैठ के, तो वो टूल्स अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो हम समझ पाएंगे कि बीमारी कैसी रही होगी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो होता है फाइब्रोमाइल्जिया करके एक बीमारी। अब जैसे मैंने लिमिटेशन की बात की, ये पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम है, यानी कि मरीज खुद को स्कोर करेगा। कई बार रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आपका ये जो स्कोर है वो देख के आपको बोलेगा कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी बीमारी इतनी एक्टिव है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक ये फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया क्या चीज़ है? फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर डिफ्यूज बॉडी पेन्स होते हैं, यानी कि शरीर के बहुत सारे हिस्से में, दोनों हाथ में, दोनों पैर में, चेस्ट में, बैक में, इन जनरल नेक के पीछे बहुत सारी जगह ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं और बहुत सारी जगह आपको एज ए मरीज अगर आप फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित है तो दर्द हो सकता है। उस केस में जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप जो है इसको थकान तो आप ज़्यादा स्कोर करोगे क्योंकि आपको बहुत सारा पेन है बॉडी में। ये फाइब्रोमाइल्जिया बीमारी ऐसी होती है कि यूजुअली आपका ईएसआर सीआरपी नॉर्मल रहता है, और अगर आपका पूरा शरीर का एमआरआई करा लो तो भी उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल आएगा। बट वो मरीज का जो सेंसेशन है, पेन एम्पलीफिकेशन कहते हैं, कि वो आप जो पेन परसीव कर रहे हैं जो आपके ब्रेन में, वो ऑर्गेनिक यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन में वो मिलता नहीं है, और एमआरआई भी करा लो तो कहीं पे भी वो एक्टिविटी दिखती नहीं है। सो उस टाइप के मरीज में, जब स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के मरीज को फाइब्रोमाइल्जिया साथ साथ चल रहा हो और उस टाइप में अगर उसको बासडाई टाइप का स्कोर पे इवेल्युएट करना हो, तो चांसेस है कि वो स्कोर हमेशा ज्यादा रहेगा, यानी कि 8, 9, 10 उस टाइप का रहेगा। मैं जब भी पेरिस में था तो एक रिसर्च मैंने किया था इसके ऊपर। एक डेजियर कोहॉर्ट है पेरिस में जिसमें करीब करीब 708 पेशेंट है पूरे फ्रांस के। तो वो 2018 में मैंने ये पब्लिश किया था। उसमें हमने ये देखा था कि जिस टाइप की ये स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के ये डेजियर कोहॉर्ट में मरीज है, उसमें एक्सट्रीम पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम, यानी कि जो मरीज है और उनका 8 या उससे ज्यादा स्कोर है, बासडाई के पहले 5 प्रश्न है उसमें से 3 या उससे ज्यादा प्रश्न में अगर उन्होंने 8 का स्कोर या उससे ज्यादा दिया है, तो उस टाइप के अगर हम दो कैटेगरी डिवाइड करें कि एक जिसके एक्सट्रीम पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम स्कोर्स हो 8 या उससे ज्यादा, और दूसरा जिसमें उतने एक्सट्रीम रिपोर्टेड आउटकम्स ना हो, तो करीब करीब 708 में से 95 पेशेंट ऐसे थे, यानी 13% मरीज ऐसे थे कि जिनके एक्सट्रीम पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स थे। तो वो ये देखा गया था कि ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, 35 एज कम्पेयर टू 33.5। ज़्यादातर ये फीमेल मरीजों में देखा गया था और मोस्ट ऑफ दम कुछ ना कुछ
डिप्रेशन टाइप की या एंटी डिप्रेशन की हिस्ट्री थी 25% केसेस में वर्सेस 10.2 जिनमें नहीं थी, जो दूसरा ग्रुप था, और एंटी डिप्रेसिव दवाई लेने के भी चांसेस उसमें ज़्यादा थे। तो जो ये फाइब्रोमाइल्जिया टाइप की बीमारियां होती है, उस टाइप के पेशेंट्स, इस टाइप के ग्रुप में पेशेंट्स में अगर देखा जाए तो वो स्कोरिंग ज़्यादा देते हैं। और उन मरीजों में जो टीएनएफ टाइप की जो हम दवाइयाँ देते हैं 2 साल के ऊपर, उसमें रिटेंशन भी ये कम रहता है, यानी कि वो 2 साल तक वो दवाई कंटिन्यू भी नहीं करते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मैं जस्ट ये हाईलाइट करना चाहता हूँ इस स्टडी से कि जिस मरीज को स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया हो तो उसमें कई बार ये पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम में लिमिटेशन आ सकते हैं। और इसके वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि जब भी एज अ पेशेंट आप जाओगे अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास, तो वो आपको सिंपल प्रश्न पूछेंगे, जो पेशेंट ग्लोबल होगा या फिजिशियन ग्लोबल होगा कि आप 0 से 10 में एक रेट करें कि आपकी इन जनरल बीमारी कैसी चल रही है पिछले 7 दिनों के अंदर। और अगर आप वो नंबर दे देते हैं कि मान लो ये 5 या 6, तो वो सुपरसीड कर सकते हैं ये बासाई स्कोर को, और फिर उनको आपके क्लिनिकल असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो सब करके वो और आइडिया लगा सकते हैं कि सही में आपकी बीमारी उस तरह से है या नहीं। बासाई के बारे में यही था कि पेशेंट को वो बहुत सेंसिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वेइंग स्केल का, कि अगर वो 0 के ऊपर ना किया हो हमने स्टार्ट में, अगर वो 5 kg से स्टार्ट कर रहे हो और आप उसके ऊपर खड़े रहोगे, तो हमेशा वो रीडिंग गलत होगा, वो 5 किलो ज्यादा ही बताएगा, भले ही मरीज उसको ठीक से मतलब अगर स्कोर नहीं कर रहा हो तो मरीज को ये जानना जरूरी है कि जो बासडाई स्कोर है वो पिछले 7 दिनों के अंदर ऑन एन एवरेज कैसा है वो स्कोर देना है, ना कि पिछले 1 दिन या 1.5 दिन से अगर उनकी बीमारी बढ़ी है तो, और 0 से 10 में देना है, जहां 0 यानी कि एकदम नॉर्मल, या 10 यानी कि बहुत ज्यादा पेन या जो आपको बेड रिडन कर दिया हो, फ्रैक्चर टाइप का पेन है, वो 10 होता है। इसके साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द बासडाई पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है एस्डास, सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अनु डाबर टू टेक इट ओवर फ्रॉम हियर। सो थैंक यू डॉक्टर भौमिक सर ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। ही इज़ मेड माई जॉब मच ईजियर। सो बिफोर आई गो ऑन टू एस्डास, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज कि जैसे सर ने बताया, डॉक्टर भौमिक ने बताया कि बासडाई की कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। स्पेसिफिकली 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। एक तो कि ये एक सब्जेक्टिव मेजर है, मतलब यहाँ पे ऑल द पावर लाइज विद द पेशेंट। तो पेशेंट ही डिसाइड करता है कि उसकी डिजीज़ एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, और अगर उसके साथ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ कुछ और बीमारियां हैं, जैसे कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, कुछ एक डिजीजेज होती हैं, फाइब्रोमाइल्जिया, किसी को डिप्रेशन है, कुछ पेशेंट्स का सेंसिटिविटी ऑफ पेन, लेवल ऑफ पेन का परसेप्शन ही बहुत अलग होता है। 2 पेशेंट्स एक ही लेवल ऑफ पेन को अलग तरह से परसीव कर सकते हैं। तो उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी चीज़ ये कि हालांकि ESR CRP हर मरीज में बड़ा नहीं होता, बट 50 से 60% मरीजों में एक हमें काफ़ी अच्छा क्लू दे देता है कि डिजीज़ एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, स्पेशली अगर हमें साथ में कोई और डिजीज़ का होने का रिस्क लग रहा है। तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी के जो एक्सपर्ट्स हैं, रिनाउंड वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक और मेजर डिवाइस किया, एस्डास, जो एक्चुअली एक पेशेंट रिपोर्टेड मेजर ही है, बट इसमें एक ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम एस्डास की बात करें तो एस्डास में कुछ, इनफैक्ट अदर देन ये थर्ड क्वेश्चन जो पेशेंट्स ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजीज एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 बासडाई से बोरो किए गए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, इज टोटल बैक पेन। तो कैसे अगर पेशेंट बताता है तो दिस इज नॉट बैक, नेक और हिप पेन, दिस इज स्पेसिफिकली द बैक पेन। सो पेशेंट से वही कहा जाएगा कि पिछले 7 दिन में आपका जो ऑन एन एवरेज बैक पेन था, आप वो कितना परसीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोल्जर है जो आर्मी में है, हो सकता है उसको इतनी आदत है फिजिकल एक्सर्शन की कि वो उसका पेन परसेप्शन सिमिलर हो एक स्टूडेंट से जो दिन भर बैठ के पढ़ता है। ही माइट गिव द स्कोर ऑफ 6 एंड दैट पर्सन माइट गिव द स्कोर ऑफ 8। सो इस तरह से बैक पेन को स्कोर किया जाता है। फिर यहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस, जैसे हमने बासडाई में देखा था कि मॉर्निंग स्टिफनेस को 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऑल्दो हर क्वेश्चन की वेटेज 50-50% है, बट वहाँ पर मॉर्निंग स्टिफनेस की ड्यूरेशन भी पूछी जाती है और सिवेरिटी भी पूछी जाती है। यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस, कि वो आधा घंटा है, 1 घंटा है या उससे ज़्यादा है। दैट इज बासडाई क्वेश्चन 6। उसके अलावा देर इज समथिंग नोन एज पेशेंट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजीज एक्टिविटी। सो बेसिकली अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये बहुत ही पिक्टोरियल फॉर्म में हमें सिंपली शो करता है कि हम क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये जो है पेशेंट ग्लोबल असेसमेंट, मतलब पेशेंट को अगर पूछा जाए आप अपनी डिजीज़ के सारे एस्पेक्ट्स, क्योंकि ये जो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है ये मल्टी डोमेन डिजीज़ है, यहाँ पे मरीज को फटीग भी रहेगा, बैक पेन स्टिफनेस भी रहेगा, हो सकता है जैसे जो एंथीजियल साइट्स बताए वहाँ पे जहाँ बोन लिगामेंट अटैच होती है वहाँ पे पेन हो सकता है, पेरिफेरल जॉइंट्स नी एंकल यहाँ पे पेन और स्वेलिंग हो सकती है। तो अगर पेशेंट को कहा जाए कि उन डिजीज़ के सारे डोमेन, सारे हिस्सों को एक साथ रख के पेशेंट को अपनी डिजीज़ को एक स्कोर देना हो आउट ऑफ 10, उसे ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजीज़ एक्टिविटी कहा जाता है। उसके अलावा पेरिफेरल पेन और स्वेलिंग अगर पेशेंट को है, जैसे बताया कि कई बार हमारे प्लांटर फेशिया जिसको बोलते हैं कि पैर के तलवे में मरीज बोलता है या एड़ी के आसपास उन साइट्स पे अगर पेन और स्वेलिंग है। सो ये 3 क्वेश्चंस बासडाई से इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजीज़ एक्टिविटी, और आखिरी जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है जो कि मेन रीज़न है कि आजडास बासडाई से क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक लेबोरेटरी पैरामीटर जो कि सीआरपी या ईएसआर दोनों लिए जा सकते हैं, ऑल्दो सीआरपी को प्रेफर किया जाता है ओवर ईएसआर। तो अगर आपको एसडास सीआरपी और एसडास ईएसआर कैलकुलेट करने का ऑप्शन है, आपके पास दोनों इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हो, तो एसडास सीआरपी प्रेफर किया जाता है। तो ये कंपोनेंट जो है ये एक ऑब्जेक्टिविटी लेंड कर देता है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट है जो आया एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीज को है, साथ में उसको फाइब्रोमाइल्जिया भी है, लेकिन अभी उसको जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि उसका फाइब्रोमाइल्जिया डिजीज कॉम्पोनेंट स्ट्रॉन्गर है, मे बी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेल कंट्रोल्ड है। तो हो सकता है पेशेंट एक बासडाई स्कोर निकाले जो 7 या 8 हो, लेकिन जब हम उसका सीआरपी और ईएसआर करते हैं तो वो नॉर्मल आता है। हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो हमें ना कोई पेरिफेरल जॉइंट स्वोलन मिल रहा है, ना कोई इंथीजियल साइट पे इन्फ्लेमेशन मिल रही है। तो ऐसे पेशेंट्स में ये ऑब्जेक्टिविटी लेंड करता है, ये पार्ट ऑफ एसडास। तो जो मैंने बताया पेशेंट ग्लोबल असेसमेंट क्या होती है, वो सिंपली ये होता है कि पेशेंट से पूछा जाता है इन टुगेदर, इन टोटल जो आपकी डिजीज़ थी स्पॉन्डिलाइटिस वो लास्ट हफ्ते में किस हद तक एवरेज रही है। तो अगर पेशेंट एजुकेटेड है और वो ये जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझ पाता है तो वो वेरी इजीली न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल पे 0 to 10 में स्कोर कर सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया। और अगर नहीं तो विजुअल एनालॉग स्केल की जैसे हमने बात की उसको यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज़ नथिंग बट द सेम क्वेश्चन। ये बासडाई में जो हमने क्वेश्चन की बात की, एएस नेक बैक और हिप पेन, ड्यूरेशन ऑफ स्टिफनेस, आपकी जो ग्लोबल डिजीज एक्टिविटी है, और पेरिफेरल साइट इन्वॉल्वमेंट और सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो इन क्वेश्चंस को नन टू सिवियर, वेरी सिवियर के बीच में स्कोर दिया जाता है। और सिमिलरली 3 या 4 तरीके हैं हमारे पास। पेशेंट कैन ड्रॉ अ लाइन, अगर पेशेंट पार्शली एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, ही कैन गिव अ न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। और अगर पेशेंट बिल्कुल ही नहीं समझता नंबर्स, तो एटलीस्ट ये सिंपल सिंबल से पेशेंट थोड़ा बहुत डिफाइन कर पाएगा डिजीज एक्टिविटी। वहाँ पे वी माइट हैव टू हेल्प द पेशेंट, क्योंकि हमें उसके लिए नंबर देना पड़े, बट एटलीस्ट इट विल हैव सम कॉम्पोनेंट ऑफ हम डिजीज़ को मेजर कर पाएंगे, मे बी नॉट दैट एक्यूरेटली। जैसे सर ने बताया कि आसास ने ये एंडेवर लिया है कि ये आउटकम मेजर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल किए जा सके। सो जैसे बासडाई हिंदी में अवेलेबल है, ऐसे ही एसडास भी हिंदी में अवेलेबल रहता है। तो एसडास के क्वेश्चंस जैसे बासडाई में है, हिंदी में ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मतलब अगर हम माने कि परिधेय, दर्द और सूजन, कुछ वर्ड्स हाँ इन स्कोर्स में थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं जो नॉर्मली भी हिंदी में शायद हमें भी नहीं पता हो, बट एनीवेज साथ में जब लिखा जाता है गर्दन, कमर, पीठ या कूल्हे, तो मरीज ये सब समझ पाते हैं कि ये सिंपली ये दैट्स व्हाट दे मीन कि बैक, नेक और हिप पेन। तो ऐसे हर क्वेश्चन को यहाँ पे अलग अलग स्कोर दिया जाता है। और फाइनली जो 5th क्वेश्चन है वो ईएसआर या सीआरपी। तो पेशेंट अगर अपनी लैब रिपोर्ट जो पढ़ता है इसमें इसको कन्वर्जन करनी होती है कि अगर स्कोर जो मेजरमेंट है सीआरपी या ईएसआर का मान लीजिए लेस देन 2 है तो उसको कितना स्कोर देंगे, 2 से ज़्यादा है तो कितना स्कोर, तो वो आप यहाँ पे वेरी इजीली दे सकते हैं। और यही जो मशीन है वो आपको कैलकुलेट करके दे देती, ये ऐप आपको कैलकुलेट करके दे देता है कि बेस्ड ऑन ये जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्कोर कितना है। अब जैसे बासडाई में हमने कहा कि 4 से मोर एक्टिव डिजीज़ है, एसडास में ये एक और डिफरेंस है कि एसडास ना सिर्फ आपको एक्टिव और इनएक्टिव बताता है, बट वो एक्टिविटी को ग्रेड भी करता है कि मतलब माइल्ड एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी, सीवियर एक्टिविटी। तो उसके बेसिस पे एसडास में डिजीज एक्टिविटी स्टेट्स कहे गए हैं। ये एक और लेवल ऑफ आई वुड से सोफिस्टिकेशन है जो बासडाई से इम्प्रूव किया गया। तो इसमें अगर पेशेंट का स्कोर लेस देन 1.3 है तो उसको इनएक्टिव डिजीज बोलते हैं, अगर 1.3 और 2.1 के बीच में है तो मॉडरेट, high disease activity is between 2.1 and 3.5 and very high disease is more than 3.5। तो पेशेंट को ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ऐप है वो सिंपली आपको ये लिख के देगा। मतलब with the help of this numeric, with the help of this diagram it will show कि
रेड मतलब डेंजर सिग्नल, तो हाईएस्ट डिजीज एक्टिविटी रेड है, ऑरेंज लाइटर ऑरेंज, ऐसे वो आपको, और विजुअल अपील इट शोज यू कि आपकी डिजीज़ कितनी एक्टिव होती है। दूसरी चीज़ ये है कि बासडाई सिंपल है क्योंकि वहाँ पे आपको एडिशन करना है सिर्फ, इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल एडिशन। लेकिन आसडास ऐसे कैलकुलेट नहीं होता। आसडास के कैलकुलेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं जिनके बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। तो ये विदाउट द स्पेसिफिक कैलकुलेटर और एन ऐप आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ASDAS CRP एंड ESR दोनों अवेलेबल है, बट ASDAS CRP जैसे कि ASAS प्रेफर करता है कि आप बासडाई में न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यूज़ करो, ऐसे ही ASDAS प्रेफर होता है कि ASDAS CRP चुना जाए। उसके अपने अलग रीजंस हैं। और एक और चीज़ की ध्यान रखनी होती है कि अगर CRP बिलो द लिमिट ऑफ डिटेक्शन, यानी कि जो हम बहुत जगह सिर्फ CRP अवेलेबल होता है, कुछ लेबॉरेटरीज़ में HSCRP अवेलेबल होता है, सो यूजली अगर बिलो द लिमिट ऑफ डिटेक्शन है या नेगेटिव है तो हम उसको CRP वैल्यू ऑफ 2 या लेस मानते हैं जब हम ये कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा कुछ फ्लो चार्ट्स भी अवेलेबल किए गए हैं। जब ये कैलकुलेटर्स अवेलेबल नहीं थे, जब ये ऐप्स नहीं थे, तो इस तरह के चार्ट्स अवेलेबल होते थे। तो मान लीजिए एक ये XYZ पेशेंट है, उसने अपने क्वेश्चंस को इस तरह से अलग अलग स्कोर दिए हैं। नेक बैक और हिप पेन को 3 का स्कोर दिया, मॉर्निंग स्टिफनेस को 2 का स्कोर दिया, स्पॉन्डिलाइटिस का ग्लोबल असेसमेंट को 5 और ओवरऑल पेन और स्वेलिंग को 4 का स्कोर देके पेशेंट का CRP वैल्यू 15 है। तो हर एक जो ये कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो दी जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर बैक पेन पेशेंट का 3 है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.4 होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस 2 है तो 0.1। ऐसे ही आप ये जो सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इनको आप स्कोर कर सकते हैं एंड व्हेन यू कैन ऐड देम तो आपको एक कॉमन स्कोर मिल जाएगा। तो अगर किसी के पास ये ऐप या कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो ये चार्ट्स काफ़ी रूमेटोलॉजिस्ट भी रखते हैं अपने पास यूज़ करने के लिए। जैसे कि हमने बात की बासडाई में एक मिनिमल क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट था जो डॉक्टर भौमिक ने समझाया, इसी तरह आसडास में भी ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यहाँ पर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जो मेजर इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर किसी का ये स्कोर 2 से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, मतलब जब पेशेंट आपके पास आया तो उसका स्कोर 3.8 था और वो नेक्स्ट टाइम आता है तो उसका स्कोर 1.8 हो जाता है, तो अगर दैट इज़ कॉल्ड अ मेजर इम्प्रूवमेंट। अब ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट और मेजर इम्प्रूवमेंट्स ना सिर्फ गाइड करते हैं रूमेटोलॉजिस्ट को आपकी ट्रीटमेंट टेलर करने में, बट इन द लॉन्ग टर्म ये भी देखा गया है कि जिनको ये इम्प्रूवमेंट्स आती है उनकी जो बोन में जो डैमेज होता है, क्यूमुलेटिव डैमेज होता है, वो भी इम्प्रूव होता है। और उसके अलावा एक और रीसेंट कॉन्सेप्ट जो अभी रिसेंटली अवेलेबल हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज वर्सनिंग। तो बासडाई में एज सच कोई कट ऑफ डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज़ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट वर्सनिंग। देयर इज समथिंग नोन एज अ मिनिमल क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट, बट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट वर्सनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आसडास में अवेलेबल है, जहाँ पे अगर स्कोर पेशेंट का 0.9 से ज़्यादा बढ़ गया है सो इट मीन समथिंग इज़ रॉन्ग। या तो पेशेंट को डिजीज़ फ्लेयर हुआ है, या पेशेंट ने अपने मेडिकेशंस बंद किए हैं, या फिर देयर इज़ प्रॉबेबली सम न्यू ट्रिगर, कोई इन्फेक्शन जिसकी वजह से डिजीज़ की एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। सो ये आसडास के कट ऑफ्स हैं। दूसरी जो आसडास के एडवांटेजेस हैं, जैसे हमने बात की, पेशेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट डिजीज़ एक्टिविटी में, इनएक्टिव डिजीज़, लो डिजीज़ एक्टिविटी, मॉडरेट, हाई, वेरी सीवियर। सो वो हमें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एक्टिविटी बताता है। दूसरी चीज़, अगर आप एक मरीज़ का बासडाई और आसडास दोनों स्कोर्स निकालते हैं तो देयर इज समथिंग नोन एज कोरिलेशन बिटवीन 2 स्कोर्स। तो अगर मान लीजिए एक मरीज़ की लेवल ऑफ डिजीज़ एक्टिविटी बासडाई में बहुत ज़्यादा आ रही है और आसडास में कम आ रही है, तो इस मीन्स कोई ना कोई स्कोर या तो गलत कैलकुलेट हुआ है या फिर इन स्कोर्स में आपस में कोरिलेशन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी जो नया स्कोर डिवाइस होता है वो पुराने स्कोर से काफ़ी हद तक कोरिलेट करे। तो जो आसडास है वो बासडाई के साथ भी कोरिलेट करता है। जो CRP, अगर हम सिर्फ पर से CRP जो लेवल मेजरमेंट्स हैं उसको देखें, उसके साथ भी कोरिलेट करता है। हमने जो इनिशियल स्लाइड्स में देखा जहाँ हमने बात की एक्टिविटी की, तो अगर MRI में इन्फ्लेमेशन दिख रहा है तो वो उसके बारे में भी हमें कोरिलेशन अच्छा देखा गया है आसडास के साथ। और फाइनली जो एक फिजिशियन ग्लोबल असेसमेंट है, जैसे मैंने कहा कि अगर कॉन्फाउंडिंग हो रही है फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से और डॉक्टर को लगता है कि नहीं आपकी जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो तो अब वेल कंट्रोल्ड है, हमें दूसरे रीजंस को ट्रीट करना होगा, तो इन चारों ही कॉम्पोनेंट्स, 5 ही कॉम्पोनेंट्स के साथ आसडास का काफ़ी अच्छा कोरिलेशन पाया गया है। और उसके अलावा जैसे हमने बात की कि यहाँ पर हम मिनिमल क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट, मेजर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो जब हमारे पास ऐसे कट ऑफ्स होते हैं तो ये स्कोर सेंसिटिव टू चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर आपने ये पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज एडवाइस की, जो कोई न्यू एक्सरसाइज है या कोई न्यू ट्रीटमेंट एडवाइस की, तो क्योंकि वो स्कोर्स चेंज हो रहे हैं वो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी जो थेरेपी है वो पेशेंट के लिए कितनी बेनिफिशियल हो रही है।
और अगर हम एक एक पैरामीटर को करें तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना ये कॉम्पोजिट समरी स्कोर्स होते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट एक बात हम करेंगे, दिस इज आई वुड से लिंकिंग एक्टिविटी एंड डैमेज। जो शुरू में डॉक्टर भौमिक ने जिस कॉन्सेप्ट की बात की कि सिंस वी आर रिस्ट्रिक्टिंग, हमारी आज की डिस्कशन इज ऑन एक्टिविटी, लेकिन स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जहां लॉन्ग टाइम तक जब डिजीज एक्टिव रहती है तो वो इवेंचुअली डैमेज में भी कन्वर्ट होती है, और इसके बीच में एक टाइम बाउंड रिलेशन है जो लॉन्गिट्यूडनल रिलेशन है। सो इसलिए ये देखा गया है कि फॉलो अप टाइम आप देखिए एटलीस्ट 12 साल और उसके बियॉन्ड भी, अगर किसी पेशेंट की डिजीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मतलब पर्पल इज एज़डास 4, मतलब आप लगा लीजिए वेरी हाई डिजीज एक्टिविटी, तो किसी की अगर ये डिजीज एक्टिविटी सालों साल बढ़ती ही रहती है, बढ़ी रहती है, तो जो हम लेफ्ट में देख रहे हैं दैट इज एमसास। जब लास्ट टाइम आपने प्रेजेंटेशन किया था तो आई हैड डिस्कस ब्रीफली कि ये कुछ स्कोर्स होते हैं जो एक्सरे में आपके रूमेटोलॉजिस्ट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। एज अ पेशेंट ये स्कोर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ व्हेन यू वर्क इन पार्टनरशिप आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट को एज़डास बताइए, ही विल प्लॉट योर एमसास, एंड इट्स बीन सीन कि अगर डिजीज एक्टिविटी परसिस्टेंटली हाई है ऑन एज़डास तो वो लॉन्ग टर्म में बोन में इरिवर्सिबल रेडियोग्राफिक डैमेज में ट्रांसलेट होती है, जो कि मॉडिफाइड ये एक स्टोक एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिविरिटी स्कोर है उसके साथ कोरिलेट करता है। सो देयर इज दिस शोज कि नॉट ओनली इन द शॉर्ट टर्म एज़डास हमें ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में हेल्प कर रहा है मरीज़ की डिजीज़ की सिविरिटी को आइडेंटिफाई करने में, पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है उसको इंडिविजुअलाइज करने में, इनफैक्ट वो हमें लॉन्ग टर्म में भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मान लीजिए मरीज़ पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी तो आप मेरा पेन ठीक कर देंगे, लेकिन 10 साल बाद कितना चांस है कि मेरी जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कमर झुक जाएगी, मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, उस सब का कितना ज़्यादा रिस्क है। तो एज़डास हमें ये सवाल का जवाब देने में भी मदद करता है। और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूँगी कि देयर इज समथिंग नोन एज ट्रीट टू टारगेट। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में डिस्क्राइब किया गया था, बट ऑफ लेट स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ट्रीट टू टारगेट मतलब ये होता है कि हम मरीज़ को डिजीज़ का एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मैराथन दौड़नी है 10 किलोमीटर्स, तो वो अपना टारगेट सेट करता है कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स मैं 10 के दौड़ूंगा, तो मुझे आज से शुरू करना है 2K, 3K, 4K, ऐसे ही हम पेशेंट के लिए एक टारगेट सेट करते हैं कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स या 3 मंथ्स हमें पेशेंट की जो ये डिजीज़ एक्टिविटी स्कोर्स हैं, चाहे वो बासडाई हो चाहे वो आज़डास हो, उसको इस पर्टिकुलर कट ऑफ के नीचे लाना है। लो डिजीज़ या रेमिशन, ये हमारे टारगेट होते हैं। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीट टू टारगेट। अब उसके लिए आपको चाहे पेशेंट को 4 वीक्स में देखना पड़े, 12 वीक्स में देखना पड़े, एक सिंगल थेरेपी, मल्टीपल थेरेपीज़ यूज़ करनी पड़े, ये सब रूमेटोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे अपने ट्रीटमेंट आर्मामेंटेरियम में बहुत सारे आर्म्स हैं। बट ये जो डिजीज़ एक्टिविटी मेजर्स हैं जो कि पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि हमारा जो ट्रीट टू टारगेट है, आर वी गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। और मान लीजिए डिस्पाइट ट्रीटमेंट इफ़ वी आर नॉट एनीवेयर नियर आर ट्रीट टू टारगेट, सो वी नो कि समवेयर वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब वो हो सकता है आपको पेशेंट की एक्सरसाइज अप स्केल करनी हो, पेशेंट का ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना। सो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट अ पेशेंट, हमारे पास एक पेशेंट आता है एक्टिव डिजीज़ के साथ, सो हमारा मेन टारगेट है उसको रेमिशन में लाना। लेकिन मान लो ड्यू टू सम रीज़न कोई उसको साथ में कोई और बीमारी है जो हमें अलाउ नहीं करती कि हम पेशेंट को मैक्सिमम थेरेपी दे पाएँ, सो इवन इफ़ वी कैन गेट अ लो डिजीज़ एक्टिविटी, इट इज़ एन एक्सेप्टेबल टारगेट। और इसके लिए हमें क्लिनिकल मेजर्स जैसे कि बासडाई हो गया, उसके साथ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, CRP, एज़डास, ये सब यूज़ करके एट द एंड ऑफ 3 या 6 मंथ्स टारगेट करना है कि पेशेंट रेमिशन में आ जाए। और एक बार पेशेंट रेमिशन में आ गया तो हमारा काम वहाँ ख़त्म नहीं होता। इट देन द नेक्स्ट स्टेप इज सस्टेन्ड रेमिशन, कि पेशेंट फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एटलीस्ट उसी स्टेट ऑफ डिजीज एक्टिविटी में रहे, रेमिशन में रहे, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। सो ये सब करने के लिए वी हैव डिफरेंट वेज। जैसे कि इफ यू हैव पेशेंट को हम डिफरेंट, आई वोंट गो इनटू दीज डिटेल्स, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल हैं, बायोलॉजिकल इंजेक्शंस हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंजेक्शंस हैं, कुछ सल्फासिलाजीन मेडिकेशंस हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सी हियर इज कि इफ यू कैन सी आज़डास, बासडाई, दे हैव गिवन कट ऑफ्स विद अ पॉजिटिव रूमेटोलॉजिस्ट ओपिनियन। तो सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट ओपिनियन के अगर है, उसके साथ अगर ये स्कोर्स अवेलेबल नहीं है, सो इवन द गाइडलाइन से कि आप पेशेंट्स को इस तरह के हाई एंड थेरेपी शुरू नहीं कर सकते। आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आउटकम होना चाहिए कि अगर आपने पेशेंट को कुछ दिया तो नेक्स्ट टाइम आप असेस कर सके कि जो आप उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि ये थेरेपीज़ एक्सपेंसिव होती हैं, इन थेरेपीज़ के साथ अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत से पेशेंट्स में आप ये दे भी नहीं सकते।
सो ये हमारे को एक ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करती है. तो अगर हमारा ASDAS इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, सो वी गो ऑन फॉर नेक्स्ट लेवल्स ऑफ थेरेपी. एक फेज़ फेल हुआ, हम पेशेंट को 12 वीक्स में एवेल्युएट करते हैं, उसके बाद टारगेट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि ASDAS 1.1 से कम हो जाए, BASDAS 2 से कम हो जाए, और अगर वो हो जाता है तो फिर हम सस्टेन रेमिशन की तरफ प्लान करते हैं. इसी ट्रीट टू टारगेट कॉन्सेप्ट में इसी साल 2021 में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रायल पब्लिश हुआ था जिसको टीकोस्पा ट्रायल बोलते थे. यू डोंट नीड टू, आई जस्ट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज कि इस ट्रायल में उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सेंटर्स को इंक्लूड किया जो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ट्रीट करते हैं, और उन्होंने 2 स्ट्रैटेजीज कंपेयर की. एक होता है ट्रीट टू टारगेट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मरीज को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बुलाया जाता है 4 वीक्स, और एक होता है यूजुअल केयर स्ट्रैटेजी जहाँ मरीज को 3 मंथ्स में बुलाया जाता है. अब मेन डिफरेंस ये है कि ट्रीट टू टारगेट स्ट्रैटेजी विल हैव टू यूज अ स्कोर. एटलीस्ट इस ट्रायल में दे यूज्ड ASDAS स्कोर, और उन्होंने ट्रीटमेंट को इंटेंसिफाई करते गए जब तक कि पेशेंट का ASDAS 2.1 से कम नहीं हो गया. यूजुअल केयर स्ट्रैटेजी में कोई पर्टिकुलर स्कोर को टारगेट नहीं किया गया. इट वॉज एट द डिसीजन ऑफ द ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट. सो बेसिकली व्हाट दे सॉ इन दिस ट्रायल वाज कि न्यूमेरिकली जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स थे जो उनका टारगेट था कि उन्हें अचीव करना था कुछ ऐसा स्कोर, एक जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, देयर इज समथिंग नोन एज एन ASAS हेल्थ इंडेक्स, तो वो न्यूमेरिकली इस ग्रुप में ज़्यादा पाया गया. और ये भी देखा गया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रीट टू टारगेट में आप मरीज़ को ज़्यादा बार बुला रहे हो, ज़्यादा इंटेंसिव थेरेपी दे रहे हो, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी था. तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, एक्सपेंसिव होता है. सो ये ASDAS आउटकम मेजर्स हमें, ASDAS एंड BASDAS, दे ऑल्सो हेल्प अस अचीव द टारगेट ऑफ ट्रीट टू टारगेट, या दे हेल्प अस अचीव द टारगेट ऑफ गोइंग इन टू रेमिशन. सो दिस इज we'd like to now, I would like to conclude with this. ये सारे हमारे पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, लाइक डॉक्टर भौमिक सेड, गूगल प्ले ऐप स्टोर, आप कहीं पर भी जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. सो अभी वो चार्ट्स में से कैलकुलेट करना, स्कोर्स देखना, उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दीज थिंग्स हैव बीन मेड अवेलेबल. सो दिस makes life of an ankylosing spondylitis patient easy, both from their perspective and our perspective, so that we can manage them well. Finally, like we discussed last time also, अगर पता नहीं होगा कि क्या किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं या क्या नाप रहे हैं, तो फिर उसको ट्रीट नहीं कर सकते. सो व्हाट यू कैन मेजर, you know, and then of course if you can express it in numbers, you know something about it. Otherwise आपकी जो knowledge है, that really has no value. So thank you. I hope we've been able to do justice with these outcome measures. Thank you. Thank you, Dr. Bhaumik. Thank you, Anu ma'am. I have few questions जो आए हैं patients के पास से. So we'll take those up. First question. I would like to say a few comments. एक तो वो परिधि वाला था regarding the translation of Hindi translation of some of the terms. कुछ terms थे जो English में से हिंदी में translate करने थे, और my mother tongue is Gujarati, although मेरी हिंदी ठीक ठाक है, पर जब भी ट्रांसलेट करना था, I was looking for this term for translating it to Hindi. तो उसमें मैंने गूगल में ट्रांसलेट में देखा कि ये परिधि है, एंड देन आई व्हाट्सएप्ड अमी कि जस्ट चेक इट, ये सही है या नहीं है. एंड देन आई कॉन्टेक्टेड फ्यू ऑफ माई पेशेंट्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये पता है ये ऐसा कोई वर्ड है हिंदी में. इवन दे वर नॉट अवेयर अबाउट कि ये परिधि करके जो होता है पेरिफेरल के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इवन दे वर सरप्राइज्ड एट इट. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इवन हिंदी जिसकी नेटिव टंग है उनको भी नहीं पता होता, बट अल्टीमेटली सब कुछ क्रॉस चेक करने के बाद यही डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज द बेस्ट टर्म फॉर इट, और इसीलिए फिर देन वी वेंट इट एंड क्रॉस चेक्ड और फिर फाइनली वो किया गया. दूसरा पार्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो डॉक्टर अनु डाबर मैडम ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एसडास में दो चीज़ है कि एक है एसडास सीआरपी, ESR. एसडास सीआरपी जब भी आप फिल इन करें एज अ पेशेंट, उसमें दो ऑप्शन आएंगे कि मिलीग्राम पर लीटर और मिलीग्राम पर डेसीलीटर. तो हमेशा वो पेशेंट को क्रॉस चेक करना है कि आपकी जो लैब के रिपोर्ट है उसमें हर एक लैब का अपना अपना तरीका होगा वो टेस्ट करने का, तो उसमें वो रिपोर्ट किस तरह से आया है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिलेक्ट करे कि उसमें सीआरपी में भी दो ऑप्शन रहेंगे, उसमें सीआरपी में मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर लीटर, और फिर अपनी सीआरपी वैल्यू डाले, सो दैट कि वो उनको करेक्ट स्कोर निकल पाए. और ये जो एप्लीकेशन है वो अभी इसकी वजह से आपका लाइफ बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि आप खुद ही अपने डॉक्टर के विजिट से पहले ये सब कुछ कैलकुलेट करके अपने डॉक्टर को बता सकते हो कि डॉक्टर साहब मेरा ये स्कोर है, इस बार मैं विजिट में आऊँ, ये मैंने फिल कर दिया है. सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. इंडिया में प्रॉब्लम ये रहता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दे आर ऑलवेज ओवरबर्डन्ड, उनके पास
शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, तो हमारा आज का ये एम ये था कि क्योंकि ये पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स है, तो पेशेंट जो भी है एक बार दो बार अगर उनको डाउट है तो अपने डॉक्टर से बैठ के ये समझ ले, और एक बार उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो खुद ही जब भी अपनी नेक्स्ट विजिट है तो खुद फिलअप करके जाइए अपने मोबाइल में या पेपर में या एनी विच वेज, और अपना स्कोर कैलकुलेट करके लेके जाइए, सो दैट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, और डॉक्टर को भी आइडिया रहेगा कि आपका स्कोर ये है, लास्ट टाइम ये था, तो इट बिकम्स वेरी इजी. So those are my final comments. Thank you. Right. That is very important, Dr. Bhaumik, आपने जो बोला वो. Okay, I'll start with the first question. The first question is, the patient is having angstpon from past 2 years. So can regular physiotherapy change the BASDAI score? Dr. Bhaumik. ओके, ऑलराइट. सो जैसे मैंने बताया और हमने ये डिस्कस किया कि ये डिजीज एक्टिविटी जो होती है उसके लिए ये सारे स्कोर्स है, BASDAI और ASDAS. तो उस हिसाब से जब भी बीमारी एक्टिव होगी, 2 साल से बीमारी है यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होती रहती है, कभी अप्स एंड डाउन्स फ्लेयर्स आते रहते हैं बीमारी के अंदर. तो जब भी बीमारी एक्टिव होगी तभी नेचुरली आपके स्कोर्स जो भी होंगे, आपका थकान ज़्यादा होगा, आपको एक्चुअल जो सिम्टम्स है, पेन है, हिप पेन, वो सब स्कोर्स ज़्यादा होंगे, और उस हिसाब से आपका जो फाइनल स्कोर आउटकम बनेगा वो नेचुरली ज़्यादा होगा. अगर आप दवाई लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली अगर आप इम्प्रूव होते हैं विद दोज मेडिसिन, विद दोज फिजिकल थेरेपी, स्विमिंग, एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं, और उस तरह से आपको क्लिनिकली इंप्रूवमेंट है, तो नेचुरली आप जब भी नेक्स्ट टाइम वो स्कोर लेंगे तो आपके पिछले के स्कोरिंग के हिसाब से वो स्कोर्स इंप्रूव होंगे. तो ऑब्वियसली वो सेंसिटिव टू चेंज है, सारे BASDAI भी है, और ASDAS भी है. और उस तरह से अगर आप देख पाएंगे कि जिस पेशेंट में CRP बढ़ता है, जिस पेशेंट में ESR बढ़ता है बेसलाइन में जब भी बीमारी एक्टिव होती है, विद ट्रीटमेंट CRP और ESR भी कम होंगे, तो वो उस तरह से ASDAS, CRP, ASDAS, ESR स्कोर भी कम होंगे. सो वो चेंज होते रहेंगे. सो जैसे आपका शुगर है, सिंपल एग्जांपल मैं आपको शुगर डायबिटीज पेशेंट्स के बारे में बताता हूँ कि जब भी आपकी शुगर की बीमारी डायबिटीज हाई होती है तो शुगर लेवल्स हायर होंगे. जैसे आप दवाई लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए डाइट को कंट्रोल करेंगे, शुगर कम लेंगे, नेक्स्ट टाइम आप शुगर चेक करेंगे तो आपके शुगर लेवल्स कम होंगे. तो उसी तरह से ये स्कोर्स है जो हमें बताता है कि आपकी बीमारी की एक्टिविटी कितनी है, और डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी वो स्कोर्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे. सो द आंसर इज यस, ये स्कोर्स हेल्प करते हैं हमें डिजीज एक्टिविटी देखने में. राइट. इसके कंटिन्यूएशन में ही क्वेश्चन है कि ये जो आपने बोला कि डिजीज एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द फ्लेयर वो चेंज होता रहता है. सो विच इज सपोज टू बी कंसिडर्ड फाइनल, कि भाई आज पेन है, आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कौन सा फाइनल कंसिडर कर, बिफोर 4 days वाला जो BASDAI किया था या आज जो किया है BASDAI? This question is to? It is in continuation only, Dr. Bhaumik. So, am I supposed to answer? Yes. Okay, all right. So, देखिए जब भी आप BASDAI स्कोर क्या है, पिछले 7 दिन का एवरेज, राइट? अब जब भी आपको सपोज मान लो कि 4 दिन पहले आपने कैलकुलेट किया ये स्कोर, सो वो 4 दिन पहले से 7 दिन, मतलब कि मान लो 11 दिन से लेके 4 दिन पहले तक का आपका स्कोर वो रहेगा. अब उस टाइम पे मान लो आपका BASDAI स्कोर वॉज 3, अब आपका जो पेन लास्ट 2-3 दिन में बढ़ गया. सो अभी जो आपका 4 दिन के बाद जब भी आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो आपका जो अभी स्कोर कैलकुलेट होगा वो भी आपके पिछले 7 दिन के हिसाब से कैलकुलेट होगा. सो वो आपको याद रखना है कि सिर्फ 2 या 3 दिन से अगर आपका पेन बढ़ा है तो 2-3 दिन का स्कोर नहीं होगा, वो आपके पिछले 7 दिन का होगा. तो पहले उसमें से हो सकता है कि पहले 3 दिन आप एकदम नॉर्मल हो, बाकी के 4 दिन आपको बीमारी बढ़ी हो, तो यू हैव टू टेक ए एवरेज. तो ये जो एवरेज लेने का कॉन्सेप्ट है, वहां पे पेशेंट को सबसे ज्यादा समझना है कि ये ऑन एन एवरेज कैसा है. ओवर एंड अबाउट अगर आपका फ्लेयर हुआ है तो आपके जो ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट होंगे उनको ये खाली सिर्फ ये स्कोर पे ही नहीं रिलाई करेंगे. अगर आप मान लो कि 2 दिन से इतना सीवियर फ्लेयर में हो, आपका घुटना सूज गया है, व्हीलचेयर में जाओगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी क्लिनिकल कंडीशन भी मैटर करेगी. सो इट इज नॉट जस्ट कि आपका स्कोर ही सब कुछ है. इसलिए फिजिशियन ग्लोबल असेसमेंट, पेशेंट ग्लोबल असेसमेंट को भी उतना ही वैल्यू दिया जाता है. और कई रूमेटोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि एक BASDAI स्कोर कैलकुलेट करो 6 क्वेश्चन देके, या फिर सिर्फ पेशेंट से डायरेक्टली एक प्रश्न पूछो, इन जनरल आपकी पूरी बीमारी जो है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, उससे आप कितने परेशान हो पिछले 7 दिन में, जैसे सिंपल क्वेश्चन. उसमें वो जो नंबर देगा
मोर और लेस इट इज फाउंड दैट कि वो आप बासडाई कैलकुलेट करो और इवेंचुअली जो स्कोर मिलेगा और वो जो पेशेंट बताता है एक ग्लोबल असेसमेंट, वो मोर और लेस नियर अबाउट मैच करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर वो पेशेंट समझ पा रहा है कि प्रश्न क्या है। तो उस कंडीशन में सिंपल क्वेश्चन से भी जो आपके ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट होंगे दे कैन मेक आउट कि आपकी बीमारी बढ़ी है या कम हुई है। ऑब्वियसली अगर आप रेमिशन में रहे हो, पहले जब भी विजिट हुई थी तभी आपका बासडाई स्कोर 2 था या कम था, अभी वो बढ़ गया है, या आपका एसडास स्कोर जो कम था अभी वो पहले लो डिजीज एक्टिविटी में था और फिर आप देख पा रहे हैं कि अभी हाई डिजीज एक्टिविटी में चला गया है, तो उस हिसाब से आपकी जो ट्रीटमेंट है चेंज की जाएगी। राइट। I would like to add one thing in this. I know it could be a little time taking, लेकिन because of the app अब इतना easy हो गया है कि normally अगर patient की disease activity over a week उतनी ही रही है, मतलब पूरा हफ्ता पेशेंट बहुत पेन में था, कोई स्टूडेंट है मान लीजिए, पूरा हफ्ता वो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाया, क्लासेस में बैठ नहीं पा रहा है, तो यूजली ऐसे में कन्फ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन अगर मान लो पेशेंट सेज 2 दिन में बहुत अच्छा फील कर रहा था, 3 दिन में फिर अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, फिर 2 दिन फिर बढ़ गया, सो इट्स बेटर दे कैन कैलकुलेट बिफोर दे नो कि हमें डॉक्टर को फॉर एग्जाम्पल मंडे को जाना है, सो बिफोर दैट 1 वीक दे कैन डू इट डेली, और वो ऐप में आपको इंस्टेंटली कैलकुलेट हो जाएगा, एंड देन व्हेन दे कम टू द डॉक्टर दे कैन शो देम कि ओवर द लास्ट वीक डॉक्टर साहब मंडे टू सैटरडे ये हमारे बासडाई वैल्यूज थे डेली, सो द डॉक्टर कैन देन टेक ओवर दैट डिसीजन कि एग्जैक्टली आपका बासडाई क्या है। इफ इन केस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, अगर 7 डेज बहुत शांति से निकल गए या 7 डेज बहुत ज़्यादा पेन है, तो यूजली उन दोनों एक्सट्रीम्स में कन्फ्यूजन होता ही नहीं है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है that how can I measure my spinal change with these tools, and should I worry if I start humping? Anu ma'am. सो बेसिकली लास्ट टाइम जब हमने आउटकम मेजर्स डिस्कस किए थे, तो वी हैड टच्ड अपॉन देयर समथिंग नोन एज अ बासमी, बाथ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मीटरोलॉजी इंडेक्स, जिसके 5 या 6 कंपोनेंट्स विद मैंने इलस्ट्रेशंस दिखाए थे, दैट हाउ डू यू मेजर कि स्पाइन का लेटरल मूवमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट, आपका जो नेक में जो टेढ़ापन आता है या फिर जो आपका बैक में स्पाइन में हंच आ जाता है, वो सब कैसे देखा जाता है। हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग कि ये जो बासमी मेजर है, ये पेशेंट से खुद करने या अपने किसी फैमिली मेम्बर से करवाने के लिए मेजर नहीं है। ये मेजर स्पेसिफिकली एक रूमेटोलॉजिस्ट या कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट या नर्स जो इसे रेगुलरली करते हैं और इसमें ट्रेंड हैं, वो ही परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपको हाँ ये मेजर करना है कि आपके स्पाइनल मूवमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो यू कैन टेल योर डॉक्टर कि डॉक्टर साहब मैं नीचे से कुछ उठा नहीं पाता, या गाड़ी चलाते हुए मुझे पीछे वाली कार को देखने में प्रॉब्लम होती है, जो जिन्हें कहा जाता है डेली एक्टिविटी क्वेश्चंस, जो कि बासफी, जो हम इवेंचुअली नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे मोस्टली, बासफी जो फंक्शनैलिटी इंडेक्स है, सो दे कैन टेल यू दीज सिंपल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम देयर डेली लाइफ, बट ऑब्जेक्टिवली उनकी स्पाइन की मूवमेंट कितनी रिस्ट्रिक्ट हुई है, दैट विल बी मेजर्ड बाय अ रूमेटोलॉजिस्ट, एंड ये काफ़ी एक अच्छा कॉम्पोजिट बासमी जो होता है स्कोर होता है, इट विल हार्डली टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर रूमेटोलॉजिस्ट टू डू, और उसमें वो अर्ली सटल चेंजेस इजीली पकड़ पाएंगे अगर इस तरह की कुछ डिफॉर्मिटी शुरू हो गई है तो। So part 2 will cover that. जो part 2 है उसमें हम ये आपका जो जिन्होंने प्रश्न पूछा, प्लीज जॉइन अस फॉर द part 2 जहाँ पे हम ये कवर करने वाले हैं। उसमें आपका ये जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा आप डिटेल में समझ पाएंगे। डिटेल में we will explain. Next question is there any correlation between BMI and BASDAI or ASDAS scores? After reducing some weight, I experience lower pain levels. Dr. Bhaumik. Okay. All right. So see BMI और BASDAI और ASDAS जो scores है वो आपकी disease activity जो है उसको highlight करते हैं। BMI is predominantly about your weight और height और weight का आपका जो रेशियो है उस हिसाब से आपका आप ओबेस है कि नहीं है, आप आपकी बॉडी का मतलब जो आपके ओबेसिटी लेवल्स क्या है वो आपको उससे पता चलेंगे। अगर आप फिजिकली एक्टिव है, चाहे आप ओबेस लेवल में आते हैं या आपको अगर बीमारी आपकी शांत है, डिजीज एक्टिविटी स्टेबल है स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की, सो देयर वोंट बी सच डायरेक्ट कोरिलेशन। बट हाँ, ये स्पाइन में अगर हम देखें तो अगर आपको डायरेक्ट कोरिलेशन में ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ कि बीएमआई के वजह से आपका एसडा स्कोर या मतलब आपका जो बासडाई है वो बढ़ जा रहा है, आपकी डिजीज एक्टिविटी विल इवेंचुअली टेक द कॉल। BMI will play a role कि आप
जो ये डिजीज एक्टिविटी को कम करने के लिए हमें एक तो दवाई का हेल्प चाहिए और दूसरा फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, वो सब का रोल चाहिए. सो अगर आप इतने सिवियर ओबेस है कि उसके वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से आप थोड़ा प्रीडोमिनेंटली सिटिंग पोजीशन या सुपाइन पोजीशन लेटे रहना पसंद करते हैं या रेस्ट करना पसंद करते हैं, वो सब चीज़ जो है आपकी डिजीज एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा सकती है. क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस का मरीज होगा, उसको हमेशा फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मोबिलिटी, स्विमिंग, ये सब कहा जाता है. तो अगर आपका बीएमआई ओबेसिटी के वजह से आप वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हाँ, नेचुरली आपकी डिजीज एक्टिविटी उसके वजह से बढ़ रही होगी, ना कि डायरेक्ट पर से बीएमआई और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई डोंट थिंक सो कि बीएमआई शुड अलोन बी द ओनली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर कोरिलेटिंग विद पास्डाई और एस्टास. Right. Next question is, will these measurements vary according to the medicines what the patient takes? Anu ma'am. सी जैसे वी टॉक्ड अबाउट द ट्रीट टू टारगेट कॉन्सेप्ट, हम तो चाहते ही हैं कि आपके जो ये मेजर्स हैं वो हम जो दवाई दे रहे हैं, जो एक्सरसाइज बता रहे हैं, उससे चेंज करें. वी वांट कि ये जो मेजर्स है, मान लो पेशेंट हमारे पास हाई डिजीज एक्टिविटी में आता है, तो जो हम ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज प्लान पेशेंट को बना के देते हैं, वी वांट कि इसकी वजह से ये मेजर्स कम हो जाए. अगर हमारी ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज से ये मेजर्स सेम रह रहे हैं, तो दैट मीन्स समथिंग इज फॉलिंग शॉर्ट, वेदर इट्स आर ट्रीटमेंट और इट्स द पेशेंट एफर्ट. तो ऑफकोर्स ये लेवल्स फॉल करेंगे, चेंज करेंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, और ये करने चाहिए. अगर ये उसी लेवल पे रह रहे हैं डिस्पाइट ट्रीटमेंट, तो या तो ये ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं, या फिर वो ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए वर्क नहीं कर रहा है. सो देयर चेंजिंग इज अ गुड थिंग. इफ इट्स गोइंग इन द डायरेक्शन वी एक्सपेक्ट, तो दैट मीन्स वी आर हैप्पी विद आवर ट्रीटमेंट. अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी विल मॉडिफाई आवर ट्रीटमेंट. सो दैट बेसिकली हेल्प्स अस गाइड. वो ट्रीट टू टारगेट जो है हमारा टारगेट रीच करने में ये विद ट्रीटमेंट जो चेंजेस आते हैं हमें हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Basdai may not be applicable when initiating treatment with the TNF inhibitors. So is that true, Dr. Bhomik? No, it's not true. It's not true. Rather on the contrary, कुछ कंट्री है जिसके अंदर इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है कि वो डॉक्यूमेंट किया जाए कि बासडाई मोर देन 4 होगा, डिजीज एक्टिव होगा, तो ही वहां पे वो मरीज को वो मेडिसिन मिलेगी. सो फॉर अ पेशेंट टू बी एलिजिबल टू गेट अ बायोलॉजिकल मेडिसिन, देयर आर सर्टेन कंट्रीज वेयर इट इज मैंडेटरी कि देयर इज अ डॉक्यूमेंटेड बासडाई विच इज शोइंग हाई डिजीज एक्टिविटी और एक्टिव डिजीज, और डिजीज इज एक्टिव, वो बासडाई मोर देन 4 होगा, तो ही उनको बायोलॉजिक पे स्टार्ट किया जाएगा. ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ये पेपर वर्क में वो डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, तो ही वो एलिजिबल होगा. तो ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट को TNF इनहिबिटर्स या कोई बायोलॉजिकल दवाई दी जा रही है उसको ये एप्लीकेबल नहीं कर सकती. ये सारे मरीज को अप्लाई कर सकते हैं. मतलब जैसे हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा तो उसको सारे मरीज को आप ब्लड प्रेशर ले सकते हो, चाहे वो आईसीयू में क्यों ना हो, आप बीपी तो ले ही सकते हो, वैसी चीज है. तो मतलब कहने की तात्पर्य ये है कि ये डिजीज एक्टिविटी स्कोर है, चाहे ट्रीटमेंट कोई भी हो, ये तो मेजर किया ही जा सकता है. Right. There are a few questions not related to the topic, but I think it is important, so we'll just take it up. The first question is that the patient has been diagnosed with AS in the year 2016. So are there any chances for AS patient to get osteoporosis? Presently उनका DXA result summary is, the T score is 2.8. देखिए, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे एक पैराडॉक्स होता है. मतलब जिसे कहें कि एक पैराडॉक्स है कि इन पेशेंट्स में हम जो डेक्सा स्कैन परफॉर्म करते हैं नॉर्मली बोन डेंसिटी के लिए, उसे हम इतना रिलायबली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि इस बीमारी में बोन में कमज़ोरी के साथ साथ न्यू बोन ग्रोथ भी होती है, जिससे हम सिंडेस्मोफाइट्स बन जाते हैं, या फिर बोन्स आपस में जुड़ने लगती हैं. बोलते हैं बैम्बू स्पाइन हो गया, पूरा का पूरा स्पाइन जुड़ के एक कॉलम बन गया. तो जब ऐसा होता है तो कई बार फॉल्सली हमें हाई BMD वैल्यूज़ मिल सकते हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट, हाँ, इन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर 2 पार्ट्स टू द डिजीज़. यहाँ पे बोन लॉस भी हो रहा है और न्यू बोन ग्रोथ भी हो रही है. लेकिन सिर्फ आई वुड से डेक्सा के बेसिस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते इन पेशेंट्स में आइसोलेटेड कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं. बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ कंसिडर करने होते हैं. पेशेंट के एज क्या है, पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट मिला है, पेशेंट को साथ में क्या डिजीज़ है, क्या ड्रग्स चल रहे हैं, और क्या कोमॉर्बिड इलनेसेस है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दीज पेशेंट्स आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर.
तो और यूजली हम वी कंसिडर ऑस्टियोपोरोसिस अ डिजीज ऑफ द एंडली। तो अगर किसी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स को एक फ्रैक्चर हो गया और मान लो उसका डेक्सा नॉर्मल भी आ रहा है, तो इट इज़ एन इंडिकेशन दैट हमें वी माइट हैव टू स्टार्ट सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दैट पेशेंट। इनफैक्ट जो ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशंस यूज होते हैं, बिस्फॉस्फोनेट वगैरह, कभी इनिशियल टाइम्स में जब इतने सारे थेरेपीज अवेलेबल नहीं थे, इनको भी ट्राई किया गया था टू ट्रीट पेशेंट्स ऑफ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो येस, दीज पेशेंट्स कैन डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, बट सिर्फ डेक्सा के बेसिस पे वी विल नॉट बी एबल टू डिफाइन कि इन पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। Right. Amiben, can you just specify, was it 2.8 or minus 2.8? Because अगर वो minus है तो फिर it will change the interpretation. So the minus versus plus. Just 1 minute, huh? It is minus 2.8. I'm so sorry. So the interpretation changes. So minus 2.8 है, मतलब DEXA में भी वो osteoporosis आ ही रहा है. But as Dr. Anuj rightly mentioned कि कई बार most of the times ankylosing spondylitis में भी osteophyte होता है तो वो माइनस ना मिले, नॉर्मल रेंज में भी आपको मिल सकता है. Still you can have very high risk of osteoporosis. So she rightly explained that. Right. Okay. Pregnant women में ये बाजडाई एंड आजडास के स्कोर्स वेरी हो सकते हैं with the medicines which are going on, and how to measure that, like Dr. Bhomik? Yeah. So a very interesting and a very important question. So pregnancy जब भी होती है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रेगनेंसी से पहले था और इनएक्टिव था या कैसा था सिचुएशन, वो एक चीज है. एक्टिव बीमारी वर्सेस इनएक्टिव एट बेसलाइन. और दूसरा कि इन जनरल जब भी फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है और अगर प्रेगनेंसी और बैक पेन, मतलब प्रेगनेंसी रिसेंटली हुई है और बैक पेन के साथ आता है और अगर हम एक्सरे करते हैं तो उसमें एक चीज देखी जाती है जो सैक्रोइलियाइटिस को बहुत ही क्लोजली मिमिक करती है, जिसे ऑस्टियाइटिस कंडेंसेंस इलियाई कहा जाता है, कि जिसके अंदर भी मरीज को बैक पेन होता है. अगर ये क्वेश्चन ये है कि पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और प्रेगनेंसी हुई है, she is 5 months pregnant. yes, so then the question becomes is कि बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी जो पूरे यूट्रस और वो जो जगह है उसमें जो से स्ट्रेच होता है, तो लिगामेंट के वजह से सैक्रोइलियाक जॉइंट के सराउंडिंग जो लिगामेंट्स है उसमें भी स्ट्रेचिंग रहेगी और उसके पुल के वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट ये जनरली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और थोड़े रिलैक्सिंग हार्मोन्स और सिक्रीट होते हैं बॉडी में प्रेग्नेंट फीमेल में, उसके वजह से जो स्पाइन और वो सब थोड़ा आप रिलैक्स हो पाए, लिगामेंट्स स्ट्रेच आराम से हो पाए, इसलिए बॉडी में थोड़े हार्मोनल चेंजेस इन जनरल होते रहते हैं इन अ प्रेग्नेंट फीमेल, विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस एज द बेबी इज डिलीवर्ड और उसके बाद वो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. So the question is कि reliability is always a question कि जब भी फीमेल एक प्रेग्नेंट है जिसके वजह से नॉर्मली जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं भी है उस फीमेल्स में भी इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू हैव बैक पेन. बैक पेन उसमें जो इन्फ्लेमेटरी नेचर होता है बैक पेन का वर्सेस अ मैकेनिकल नेचर ऑफ बैक पेन, ये आपके रोमेटोलॉजिस्ट जो है उनको डिसाइड करके आपको हेल्प करना पड़ेगा कि इज इट रियली आपका ये इन्फ्लेमेटरी बैक पेन बड़ा है यानी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला बैक पेन बड़ा है कि मैकेनिकल बैक पेन बड़ा है. मैकेनिकल बैक पेन यानी कि जब भी आप रेस्ट करें तो आपको आराम आए, या थोड़ा एक्सर्शन के बाद, काम करने के बाद थोड़ा वेट आपने उठा लिया, कुछ झुकने का काम हो गया, उसके वजह से आपका पेन हो रहा है. विज़ जो इन्फ्लेमेटरी पेन होता है वो रेस्ट करने के बाद बढ़ता है. तो वो थोड़ी निटिग्रिटी जो है वो आपके ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट थोड़ा बेटर डील कर पाएंगे. बट हाँ, इवन हैविंग सेड दैट, हमेशा एक प्रेग्नेंट फीमेल का बाजडाई स्कोर में कंफाउंडिंग फैक्टर आ सकता है कि वो पहले जब भी प्रेग्नेंट नहीं हो और आफ्टर डिलीवरी जो उनका बाजडाई स्कोर होगा वर्सेस वो प्रेगनेंसी में बैक पेन की वजह से वो बाजडाई स्कोर होगा, उसमें कैलकुलेशन, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है, ये पेशेंट ड्रिवन स्कोर है, पेशेंट को खुद बताना है कि बैक पेन कितना है. अब वो पेशेंट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे मोस्ट केसेस में कि ये मेरा बैक पेन स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की वजह से बढ़ा है कि मेरा बैक पेन ये प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा है. तो उस वजह से ये स्कोर्स में लिमिटेशन आ जाती है. सो दैट इज व्हाई यू हैव लिमिटेशंस विद द स्कोर्स कि ये पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स है और पेशेंट खुद कई बार ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. सो उस कंडीशन में लेट योर ट्रीटिंग रोमेटोलॉजिस्ट डिसाइड कि आपका पेन में मेडिसिन बढ़ाने की जरूरत है या नहीं. And then I feel timing is also very important. If a lady is उसके first trimester में या first 3-4 months में scores persistently high आ रहे हैं तो वो more likely है कि disease active हो.
वर्सेस किसी लेडी को टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ प्रेगनेंसी आफ्टर 32nd 33rd वीक व्हेन एक्चुअली देयर इज एन extension of the uterus ligaments, when she starts having higher scores that time, that could probably be part of the normal pregnancy. Because again जो भी बाजरा के components है, whether it's fatigue or whether it's peripheral pain, neck, back, hip pain, ये सारे ही चीज़ें एक pregnant female might be having just because of the pregnancy also. So I think in that case better is if her scores are fluctuating, she goes and meets the doctor and then he or she decides. Yeah, right. Okay. एक क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर डिश, डिफ्यूज इडियोपैथिक, आई डोंट नो, as this is similar to ankylosing spondylitis. Anu ma'am. So basically डिश जो एक डिसऑर्डर होता है, दिस इज सिमिलर येस इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मिलते हैं, बट यूजुअली इसके कुछ टेल फीचर्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं एंगस्पॉन्ड से. एक तो ये जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन है इसका वो काफ़ी लेट होता है. वी से कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यूजुअली लेस देन 45 ईयर एज में होता है, बट डिश के ज़्यादातर पेशेंट्स विल बी ग्रेटर देन 50 ईयर्स और सो. ये पेशेंट्स ओबीज रहेंगे, इनको डायबिटीज़ रहेगा, और साथ ही साथ इन पेशेंट्स में जो इन्फ्लेमेटरी पेन से ज़्यादा एक मैकेनिकल नेचर ऑफ पेन होता है. और जब हम पेशेंट का एक्सरे देखते हैं तो एक्सरे में हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या डिश. तो ये जो मेजर्स हैं आजडास बाजडा, ये डिज़ाइन सिर्फ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किए गए हैं. इनका डिश को मेजर करने में, डिश की डिजीज़ एक्टिविटी को ट्रीट करने में कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगेन डिश का ट्रीटमेंट भी मल्टी प्राउंड है. वहाँ पे एक्सरसाइज का रोल है, कुछ पेन मेडिकेशंस का रोल है, लेकिन डिश के पेशेंट्स में ये जो हम बायोलॉजिक्स देते हैं, एनएसआइड्स देते हैं, इन सब का इतना इफेक्टिव रोल नहीं है. तो डिजीजेस दोनों बहुत अलग हैं. हाँ, कुछ इनिशियल सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, बट एज अ रूमेटोलॉजिस्ट बहुत ईजी है दोनों में डिफ्रेंशिएट करना. तो यूजली वी डोंट यूज दीज एंड वी डोंट नीड टू यूज दीज एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो. Right. Next question is age and these BASDAI and ASDAs related in any way? Like as the age increases, will the BASDAI and ASDA score differ, vary, increase, decrease just due to the age? Like the patient is having angstpond, but with the age, will it affect? No, the answer is no. These are disease activity measuring tools. यानी कि आपकी बीमारी जो है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, वो कितनी एक्टिव है, वो इससे डिसाइड होती है. तो द आंसर, सिंपल आंसर इज नो, कि एज ज़्यादा होगी या कम होगी. 17 ईयर्स 18 ईयर्स जो ERA होते हैं, एंथोसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, वो भी व्हील चेयर में आ सकते हैं. दे कैन हैव वेरी हाई स्कोर्स. और अगर 43 ईयर्स पे किसी का स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस स्टार्ट हो रहा है, माइल्ड डिजीज एक्टिविटी है, तो स्कोर्स कुड बी लेस. सो एज का कोई लिंक नहीं है इसके अंदर. Yeah, right. Okay. We'll take up a last question. पेशेंट ने लिखा है, मेरा पेन 7 दिन से कम ही नहीं हो रहा है, बैक पेन बहुत है, he is taking Dynapar, but he is having relief for only 2 hours and then again he has severe pain. तो वो क्या करे? डॉक्टर अनु. So basically अगर patient is a known case of ankylosing spondylitis और last 3 days से pain इतना severe है which is not responding to medications, so I would suggest that ऐसे patients को they should consult their doctor. एक बार rheumatologist से मिले, who will assess कि disease flare है या कोई और coexistent confounding factor है. एंड दे कैन, अगर उनको आई एम श्योर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को कोई ना कोई एनेसाइड बताया गया होगा कि जब आपको पेन ज़्यादा होता है तो आप ये ले लें, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें. तो इफ़ देर इज़ अ पर्टिकुलर एनेसाइड जिससे उनको पहले रिस्पॉन्स आया है, दे कैन ट्राई टेकिंग दैट अगेन. लेकिन अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं है तो ऑल्टरनेट एनेसाइड्स भी ट्राई किए जा सकते हैं. बट अगेन आई वुड से सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट द राइट थिंग. देर माइट बी, कई बार व्हेन देयर इज सच अ सीवियर पेन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट्स में फ्रैक्चर भी हो सकता है. यू नो, दे कैन समटाइम्स बी अ फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन, और देयर माइट बी समथिंग एल्स व्हिच इज मोर ग्रीवियस या मोर क्रिटिकल, जो बेटर होगा दैट दे इवैल्यूएट. Right now, I know it's a little difficult to contact doctors, or they can arrange a teleconsultation or whatever, but I would suggest such a patient needs to visit the doctor and be evaluated. Yeah, right. Okay. Any few parting comments, Dr. Bhaumik? The thing is that patients need to be aware about
कि ये स्कोर्स क्या है, क्योंकि स्पेशली जो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो कर नहीं पाएंगे। ये 2 टूल्स है, ये बहुत ही सिंपल है, ये पेशेंट खुद कर सकते हैं। So the more they make themselves aware and once they start exercising, ये बार बार ये बास्टा स्कोर कैलकुलेट करेंगे, बार बार अपना एसडा स्कोर कैलकुलेट करेंगे, तो पेशेंट्स विल गेट यूज टू इट और फिर दे विल गेट द हैंग ऑफ इट कि ये स्कोर को एक्चुअली कैसे करना है। इनिशियली अगर एज अ पेशेंट आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि मैं बराबर स्कोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि नहीं, तो जब भी आपका नेक्स्ट विजिट हो तभी आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से साथ बैठ के समझ लीजिए क्या है। इफ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक तो वो आपको समझा देंगे, गाइड कर देंगे। एक बार आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ये इट इज़ अ वेरी इजी थिंग, आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही ट्रैक कर सकते हैं। स्कोर कैलकुलेट करने के बाद अपने फ्रेंड में, फैमिली में या अपने डॉक्टर को भी ये मैसेज करके भेज सकते हैं और दैट विल कीप अ रिकॉर्ड कि आपका इस डेट पे आपने ये कैलकुलेट किया और उस डेट पे ये था। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉर्ड दिस। और इसमें और कुछ एसडास में हमें ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, बास्टा में तो हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट मेक्स इट वेरी वेरी इजी। सो ये पेशेंट के अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सरसाइज करना शुरू करें कि बार बार ये टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे फ्रीक्वेंटली जितना ये यूज़ करेंगे इट विल बी सिंपलर एंड सिंपलर टू देम। अगर उनके पास मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है तो इट्स अ सिंपल थिंग, दे कैन डाउनलोड द एसडास ऐप एंड उसमें एसडास और बास्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन भी अगर वो नेट में जाएंगे तो बास्टा कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, एसडा कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। सो वो उस तरह से एप्लीकेशन में यूज करके अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मेंटेन अ डायरी व्हिच विल हेल्प देम ट्रैक द डिजीज एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू। राइट। डॉक्टर भौमिक, इज इट पॉसिबल जो आप बोल रहे हो जो ऐप अवेलेबल है उसकी लिंक हम लोग ग्रुप में शेयर कर दे? It's possible, right? Possible, it's possible. So after the session, I will post it in the group. Thank you. Dr. Anu. Yeah, so I think this was a very nice, gesture and effort from Antardhwani. First of all, though, I would like to say कि questions बहुत smart थे. So all the questions that were asked were like, it's like very smart questions that somebody who's come up with a lot of thought. So I hope कि in some questions you try to cover most of the things. What I would like to say is कि in the last 1 year, what we have realized is that now the concept of telemedicine is coming up. So these scores make it a little more easy for us to manage patients using these tools. पहले क्या होता था, पेशेंट से आप इतनी बात करोगे, when you ask them so many questions, patients might not be able to give such precise answers. लेकिन अभी इन टूल्स की वजह से जो पेशेंट्स आ नहीं सकते या फिर जो पेशेंट्स की डिजीज एटलीस्ट स्टेबल रह रही है, दे कैन एट रेगुलर इंटरवल शेयर देयर स्कोर्स कि दे कैन कि ओवर द लास्ट 3 months एवरी मंथ आई हैव बीन डूइंग माई बास्टा एंड इट हैज स्टेड स्टेबल. सो एटलीस्ट उनका ट्रीटमेंट बीच में इंटरप्ट नहीं होता. दे डोंट लूज कॉन्फिडेंस कि अभी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, स्पेशली अगर हम 6 months डॉक्टर को नहीं देख पाए. सो लाइक सर सेड, इफ यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, it will probably take a few runs. जैसे similarly when we start riding a bicycle, when we start learning to how to drive a car, initially थोड़ा problem आता है, but after a few days we learn it. So it's simply with these scores. In fact, they're very easy to do. And more or less इनकी questions are similar. दोनों में से आप कोई भी score करेंगे, their questions are more or less the same. One ASDAS requires blood parameters, but अगर वो नहीं है तो you can do BASDA also. So and with these scores they'll help the rheumatologist. मतलब I think जो concept अभी आ रहा है कि patient physician integrated management, कि the patient should be a integral part of decision making process, कि मुझे ये treatment मिलना चाहिए या ये exercise मिलनी चाहिए. So अगर patient actively participate करता है, अपने scores calculate करता है, तो they also get the confidence कि I am guiding my treatment, I am contributing to my own treatment. So from both these aspects, these scores can be very much helpful. Right. It was really an informative session. Thank you, Dr. Bhaumik. Thank you, Dr. Anu. Thank you. Thank you for inviting us. It's always a pleasure to be part of this Antardhwani Talks, and thank you very much for inviting. Thank you. Okay. Thank you, everyone. Have a good day. Yeah, bye. Thank you.